बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, सुबह खैर। और मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम जाहिद। और आज नाज़रीन जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन है। दुआ है आपकी हर जायज़ ख्वाहिश जो है वो पूरी हो और कोशिश करें कि टॉक्सिक लोगों से दूर रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, अपनी एनर्जी को ड्रेन ना करें, खुश रहें और अपनी फैमिली को खुश रखें, अपनी फैमिली के साथ खुशियाँ एंजॉय करें। ख़ानदान से याद आया, फैमिली से याद आया, आज तो हम आलमी यौम ख़ानदान भी मना रहे हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ है, जो हमारी ताकत भी है और ख़ानदान हमारी पहचान भी है। लेकिन क्या इस भागती ज़िंदगी और टेक्नोलॉजी ने हमें एक ही घर में रहकर दूर तो नहीं कर दिया? ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है और ख़ुद से पूछने वाला सवाल है। इस पर हम आज दिल की बातें करेंगे। और इसके साथ साथ बदलते मौसम में बेहतरीन नाश्ता क्या होना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर परेशान होते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी आ रही है, तो गर्मियों में कुछ लाइट सा नाश्ता क्या हो, इस पर भी बात होगी। और साथ ही साथ आपको कोयटा के मोहम्मद फराज से भी मिलवाएंगे जनाब, जो केले के तनों से गाड़ियों के पुर्जे बनाने पर काम कर रहे हैं। देखें कितना यूनिक काम है, कैसे बना रहे हैं, इस पर भी खुसूसी आज हम गुफ्तगू करेंगे। और साथ ही साथ मशरिक़ वस्ता में जारी जंग को हम कैसे भूल सकते हैं। पाकिस्तान की सालिसी से इसराइल और भारत क्यों जल रहा है, इसका पोस्टमार्टम भी आज के शो में ही करेंगे। और जनाब इन सब के दरमियान हम इस पानी की हकीकत को कैसे भूल सकते हैं, जो ज़िंदगी भी है और नाफरमानी पर खुदाई अजाब। कुरान और साइंस के अनोखे ताल्लुक पर भी आज खुसूसी गुफ्तगू होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। मशरिक़ वस्ता अब एक ऐसा मंजर पेश कर रहा है जहां खामोशी भी ख़तरनाक ही लगती है। और इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी ही बनती हुई दिखाई दे रही है कि अब्बास इराक़ची खुलकर कह रहे हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल के साथ खड़े होने वालों का एहतसाब होगा। जबकि दूसरी तरफ ट्रंप और चीनी सदर की मुलाकात में आबनाए हुर्मज़ जो है वो खुला रखने का बयान सामने आया है। पासदारान इनकलाब ने चीनी जहाज़ों को आबनाए हुर्मज़ से गुजरने की इजाज़त भी दी है। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान खुफिया राबतों की खबरों ने खित्ते में कशीदा होते हालात का इशारा दिया है। अब ऐसे में दिलचस्प बात यह है कि अब पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर भारत और इसराइल दोनों में बेचैनी की बातें क्यों हो रही हैं? आखिर खित्ते के हालात किस तरफ जा रहे हैं? और सबसे अहम ये कि क्या पाकिस्तान के लिए अब ख़तरात बढ़ रहे हैं? क्या इसके असरात पाकिस्तान पर आते हैं? इन्हीं तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर बैनुल अक़वामी अमूर डॉक्टर खुर्रम इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो मौजूदा सूरत हाल को आसान अंदाज में समझाइएगा। मुज़ाकरात की बातें अपनी जगह, डेडलॉक बरकरार है, क्या ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान कशीदगी एक बड़े बहरान में आपको तब्दील होती दिखाई दे रही है? और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इसके क्या असरात होते हैं? लग ये रहा है कि तमाम तर स्टेलमेट और डेडलॉक के बावजूद मामूलाते जिंदगी शुरू हो चुके हैं ईरान में और अमेरिका में। लेकिन आबनाए हुर्मुज़ में जो ब्लॉकेड्स हैं इस वक्त अमेरिका और ईरान की तरफ से, उसकी वजह से आलमी तिजारत बड़ी मुश्किल और प्रेशर का शिकार है। और अब जिस तरह से चीन में अमेरिका के सदर और चीनी सदर की मुलाकात हुई, उससे भी काफी तवक्कुआत लगाई जा रही थी कि वहां पर ईरान का मसला डिस्कस किया जाएगा। लेकिन वहां भी दोनों सदूर ने ये मुतालबा किया कि आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखा जाए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आबनाए हुर्मुज़ के ब्लॉकेड की वजह से, वो बेशक अमेरिका की तरफ से हो या ईरान की तरफ से, पूरी दुनिया में कसाद बाजारी के शदीद खतरात इस वक्त जन्म ले चुके हैं। आप सिर्फ पेट्रोल की कीमतें देख लें, उसके अलावा जिस तरह से फूड क्राइसिस या ग़िज़ाई बहरान के खतरात एंटिसिपेट किए जा रहे हैं खास तौर पे एशिया में, वो भी उसकी बुनियादी वजह आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश है। क्योंकि यूरिया खाद का एक बहुत बड़ा जरिया एशियाई ममालिक के लिए वो गल्फ ममालिक हैं। और जब से आबनाए हुर्मुज़ बंद है, एशिया के कई एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टर ऐसे हैं जो अब यूरिया खाद के बहरान से दो चार हैं। तो एक तरफ पेट्रोल बंद है, दूसरी तरफ खाद बंद है और तीसरी तरफ इंटरनेशनल शिपिंग बंद है। इसके जो असरात खास तौर पे एशिया पे मुरतब हो रहे हैं, तो वो मजबूर करेंगे अमेरिका को और चाइना को भी कि वो जल्द से जल्द इस स्टेलमेट का कोई ना कोई हल तलाश करें। और वो हल जाहिर है कि वो ईरान की 5 कोर डिमांड है
उसके इर्द गिर्द तो नहीं आएगा, ना ही अमेरिका के उन नुकात के करीब आएगा। ये एक दरमियानी सी सूरत निकले। मिसाल के तौर पे ईरान की 5 कोर डिमांड्स हैं जो हालिया ड्राफ्ट में उन्होंने अमेरिका के हवाले की हैं। सबसे पहले ये कि तमाम तर जो हॉस्टिलिटीज हैं ईरान के खिलाफ उनका खात्मा किया जाए। नंबर 2, पाबंदियों का खात्मा किया जाए। नंबर 3, ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनका खात्मा किया जाए। नंबर 4, ईरान के जो नुकसानात हुए हैं जंग में उसकी रेपरेशंस दी जाए। नंबर 5, आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी को तस्लीम किया जाए। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सिर्फ जो 5वां नुक्ता है उस पर तनाज़ा जारी है अमेरिका और ईरान के दरमियान। बाकी 4 नुकात पर तो इनकी एक एग्रीमेंट तकरीबन हो चुका है। जी सही, ऐसा ही लग रहा है। जो 5वां पॉइंट आपने रखा है उसी पर ही डेडलॉक बरकरार है और अहम तरीन पेशरफ्त ये हुई है कि चीन और अमेरिका दोनों आबनाए हुर्मुज़ खुली रखने की बात करें तो क्या चीन ईरान को पीछे हटने पर मजबूर करता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, ईरान काफी लचक का मुजाहरा दिखा रहा है जब से मुज़ाकरात शुरू हुए हैं और अमेरिका की तरफ से जो पोस्चरिंग की जा रही है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। ईरान ने यकीनन अपनी कोर डिमांड्स में रखा है कि आबनाए हुर्मुज़ पर उसकी खुद मुख्तारी तस्लीम की जाए, लेकिन ईरान एज अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी ये समझता है कि ये मुमकिन नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये जितनी भी आबनाएं हैं जिनको हम स्ट्रेट्स कहते हैं, ये 4 ऐसी हैं जो क्रिटिकल हैं ग्लोबल, इनको ग्लोबल कॉमन्स कहा जाता है। ग्लोबल कॉमन्स पे किसी एक मुल्क की खुद मुख्तारी तस्लीम नहीं होती है। चीन ने माजी में भी ईरान से मुतालबा किया था कि आप आबनाए हुर्मुज़ को खोलें, तो लग ये रहा है कि ईरान एज अ बार्गेनिंग चिप इस्तेमाल कर रहा है और ईरान ये चाहता है कि अगर वो आबनाए हुर्मुज़ से अपनी नेवी को पीछे हटाता है तो उसके बदले में कम से कम जो ईरान के फ्रोजन एसेट्स हैं, अगर अमेरिका वो $20 अरब रिलीज करना चाह रहा है तो ईरान ये चाहेगा कि वो 40 या 50 अरब डॉलर रिलीज करे, क्योंकि टोटल जो फ्रोजन एसेट्स हैं ईरान के इस वक्त वो तकरीबन कोई 90 से 100 अरब डॉलर के करीब। और मजे की बात ये है कि वो अमेरिका के पास नहीं है, वो इन्वेस्ट हुए हुए हैं यूएई में, कतर में, इंडिया में, रशिया में। तो अमेरिका ने सिर्फ ईरान को ये यकीन दहानी करवानी है कि हम एक मुनासिब अमाउंट डी फ्रीज करेंगे और उसके बाद ईरान यकीनन आबनाए हुर्मुज़ से पीछे हटेगा, क्योंकि अगर ईरान नहीं हटता है तो उसका नुकसान ये होगा कि ईरान अपने दोस्त और पड़ोसी ममालिक की सपोर्ट भी फिर खो बैठेगा, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से अमेरिका को तो नुकसान नहीं हो रहा है। अमेरिका की जितनी भी तेल की इंपोर्ट्स हैं, प्राइमरीली तो अमेरिका खुद इन्हिसार है तेल के मद में। दूसरा ये है कि अमेरिका में अब तेल की जो खपत है वो इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक का एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है। जो डिपेंडेंस है तेल पर वो पाकिस्तान, चीन और एशियाई ममालिक की है, तो ये सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से। बिल्कुल, और ये प्रेशर कहीं ना कहीं अमेरिका पर भी आ रहा है, जिसकी वजह से अब हम देख रहे हैं कि मामलात सॉर्ट होने चाहिए और करने भी चाहिए। आपके ख्याल में मशरिक़ वस्ता की मौजूदा कशीदगी में क्या पाकिस्तान वाकई एक ऐसा गैर जानिबदार सालिस बनकर उभर सकता है जो ईरान, अमेरिका और अरब ममालिक के दरमियान जो तलखियाँ हैं वो ख़त्म कर दे, या आलमी ताकतों का दबाव हमें किसी एक फरीक की तरफ झुकने पर मजबूर कर सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पाकिस्तान की मरकजी हैसियत बतौर सालिस मशरिक व मगरिब में तस्लीम की जा रही है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का विजिट करना था तो उससे सिर्फ 2 रोज कबल ही चीन के वजीर खारजा वांग ई ने हमारे नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब को कॉल की और पूरी अपनी हिमायत का ऐलान किया पाकिस्तान लेड मीडिएशन प्रोसेस के लिए। ये जो टाइमिंग है ये बहुत क्रिटिकल थी। उस फोन कॉल के जरिए चाइना ने पूरी दुनिया को ये बावर करवाया कि अगर कोई एक फॉर्मेट है जिससे चीन को भी उम्मीद है कि वो कुछ नतीजा खेज मामलात उससे होंगे तो वो सिर्फ इस्लामाबाद फॉर्मेट है। इसी तरह से आप देखें गल्फ के जितने ममालिक हैं, सऊदी अरब हो, कतर हो, तुर्की हो, ये भी पाकिस्तान के इस्लामाबाद फॉर्मेट की हिमायत का ऐलान कर चुके हैं। तो पाकिस्तान तमाम तर बैनुल-अक़वामी प्रेशर तो नहीं है, सिर्फ इसराइल और हिंदुस्तान है जो इससे खासे मुतनफ़िर नजर आ रहे हैं। बाकी दुनिया की हिमायत तो इस वक्त पाकिस्तान के साथ। अच्छा, ऐसे में हम देख रहे हैं अब्बास अराग़ची ने बहुत ही सख्त बयान दिया है। आपकी नज़र में क्या लगता है, क्या ये सिर्फ सियासी दबाव है या ईरान वाकई सख्त रद्द-ए-अमल की तैयारी में है?
देखिए, पोस्चरिंग तो दोनों अतराफ से हो रही है जब से सीज फायर हुई है, और ये पोस्चरिंग इसलिए होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा कंसेशंस एक सही। दूसरे से ली जा सकें। हाँ, अब्बास अरागची साहब का जो बयान न्यू दिल्ली में इन्होंने दिया है, आई थिंक ही मीन्स इट। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ईरान ये चाहता है कि ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म से कम एक मुश्तरका बयान सामने आ जाए जो ईरान पर जारियत की मजम्मत करता हो। ओके। ब्रिक्स के कई ममालिक ऐसे हैं जो इस वक्त ईरानी नुक्ता नजर की हिमायत कर रहे हैं, सिर्फ इसराइल और इंडिया को निकालकर। इसराइल अगरचे ब्रिक्स का मेंबर नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान ब्रिक्स के एक फाउंडिंग अरकान में था। लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तान इसराइल के करीब हुआ है पिछले चंद सालों में, तो ईरान बहुत रिकंसिडर कर रहा है अपने ताल्लुकात को हिंदुस्तान के साथ भी। तो इराक़ची साहब ने न्यू दिल्ली में बैठकर ये जो लबो लहजा अख्तियार किया है, उसका मुखातिब सिर्फ इसराइल नहीं है बल्कि हिंदुस्तान भी है कि ये हमारी हिस्ट्री का एक डिफाइनिंग मोमेंट है, और अगर इसमें भी हिंदुस्तान हमारे साथ नहीं खड़ा होता है तो फिर ईरान को हिंदुस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को दोबारा रिकंसिडर करना पड़ेगा। सही। और हम देख भी रहे हैं कि इसराइल और अगर भारत की बात करें तो चुभता भी उन्हें ये है कि पाकिस्तान तरक्की करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उनको तो वाकई ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इसराइल की अगर हम बात करते हैं और यूएई के मुबैना खुफिया ताउन की खबरें भी सामने आ रही हैं, जबकि अमारात इसकी तरदीद भी कर रहा है, तो क्या खलीजी ममालिक वाकई अब खुलकर इसराइल के करीब जा रहे हैं? सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस तरह से रफ्ता रफ्ता इसराइल के ऑफिशियल बयानिए में पाकिस्तान का जिक्र बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि अब इसराइल अपनी तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ भी करेगा। ये ढके छुपे तो करते थे, लेकिन इनके ऑफिशियल बयानिए में पाकिस्तान का जिक्र उस तरह से नहीं होता था। 2 दिन कबल भी नेतन्याहू ने बहुत शिकवा किया कहीं बैठकर कि इसराइल के खिलाफ जितनी भी बैनुल अक़वामी कैंपेन हो रही है वो पाकिस्तान की बेसमेंट्स में बैठे हुए लोग चला रहे हैं। तो यकीनन इसराइल के खिलाफ एक सेंटिमेंट है, हमारे माशरे में भी है, हमारी हुकूमत ने भी उसका इजहार किया है। लेकिन जिस तरह से अब ये पाकिस्तान के खिलाफ अपना ऑफिशियल बयानिया बना रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि हिंदुस्तान के साथ उनकी एक क्लोज अलाइनमेंट हो चुकी है, और उस क्लोज अलाइनमेंट में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी शामिल है। बदकिस्मती से एक ऐसा मुसलमान मुल्क जो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बजाय इसके कि मुस्लिम इत्तेहाद की बात करे, वो इसराइल और हिंदुस्तान की तरफ दे। और ये कोई नई बात नहीं है। इसराइल ने यूएई ने पिछले 5 सालों में खास तौर पर सऊदी अरब का दामन छोड़कर, पाकिस्तान का दामन छोड़कर वो इसराइल और हिंदुस्तान के करीब हुआ है। इन्होंने आज से 5 साल पहले U2 नामी एक फॉर्मेट बनाया था जिसमें इजराइल, इंडिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूएसए शामिल था। अब उस फॉर्मेट के जरिए ये चाह रहे हैं कि गल्फ का नया सिक्योरिटी स्ट्रक्चर तश्कील दिया जाए। लेकिन गल्फ जीसीसी की अगर आप बात करें, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है, बहरीन भी शामिल है, कुवैत भी, कतर भी, यूएई भी, तो सिर्फ यूएई हमें एक साइड पे नजर आता है। बाकी जीसीसी के जितने भी ममालिक हैं वो इस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरब की क़यादत में खित्ते का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तश्कील देने के ख्वाह हैं। तो यूएई को अपनी ऑप्शंस और चॉइसेस को रिकंसीडर करना पड़ेगा। अच्छा खुरम साहब, जिस तरह से हम देखते हैं पहले इसराइल और अमेरिका दोनों एक पेज पर दिखाई देते थे, फिर ये जंग का मामला शुरू हुआ और कहीं ना कहीं अब इसराइल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव नहीं हो पाए और अमेरिका जो है इस जंग से निकलना चाहता है, सेफ एग्जिट चाहता है। ऐसे में भारत और इसराइल का गठजोड़ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की सालिसी भी बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ दे रही है और तशवीशनाक बातें भी सामने आ रही हैं उनकी जानिब से। तो आपको लगता है खित्ते में कोई नई सफबंदी हो सकती है, ये गठजोड़ भी सामने आ सकता है? सफबंदियां हो चुकी हैं। जिस तरह से पाकिस्तान एक मरकजी किरदार के तौर पर सामने आया, सऊदी अरब जिस तरह पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा है, जिस तरह से तुर्की आगे बढ़कर सामने आया ईरान की हिमायत में, तो लग ये रहा है कि अब इस खित्ते की क़यादत, ये अब हम जनूबी एशिया की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम जनूब मगरबी एशिया की बात कर रहे हैं। और ये पूरा जो रीजन है, इसमें ये 3 ममालिक पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की एक अहम किरदार अदा करेंगे। जहां तक इसराइल और हिंदुस्तान के इत्तेहाद का ताल्लुक है, तो तारीखी तौर पर हमने देखा है जब तक हिंदुस्तान में सेकुलर हुकूमतें थी, उन्होंने हमेशा फलस्तीनी कॉज की हिमायत की थी। कांग्रेस ने हमेशा फलस्तीन की हिमायत की। लेकिन जब से बीजेपी बरसर इक़्तिदार आई है, इनका जो हिंदुत्व का एजेंडा है दैट इज क्लोजली अलाइंड विद द ज़ायनिस्ट एजेंडा ऑफ इसराइल। इसलिए जब मोदी साहब ईरान पर हमले से कबल इसराइल गए थे, तो वहां पर इन्होंने कहा था कि इसराइल इज द फादरलैंड,
यानी अगर हिंदुस्तान मदरलैंड है तो हिंदुस्तान इजराइल फादरलैंड। जी तो जी। ये एक किस्म की इजराइल और अमेरिका, इजराइल और हिंदुस्तान की मैरिज ऑफ कन्वीनियंस करवा रहे हैं, और जो हो चुकी है। हम्म। तो हमें फख्र है कि एक ऐसे वक्त पे जब इसराइल ने गजा में मुसलमानों का जेनोसाइड किया, तो इसराइल का सोशल मीडिया पे जितना भी एक सपोर्ट नेटवर्क है, वो हिंदुस्तान के संत चला रहे थे, जी। बीजेपी के अकाउंट चला रहे थे, और हम्म। इसराइल के खिलाफ जितना बैन अवी कैंपेन चल रही है हमारे सोशल मीडिया पे, उसकी कयादत पाकिस्तान कर रहा है, और ये नेतन्याहू ने भी एडमिट कर लिया है। तो हम तारीख की सही समत में खड़े हैं। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम सही समत में खड़े हैं और आगे भी मुस्तकबिल में भी कामयाबियां ही हैं पाकिस्तान के लिए। बहुत शुक्रिया खुरम साहब, आपके जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, जैसे कि हम बता भी रहे हैं, आपको शेयर भी कर रहे हैं, जो जो अपडेट्स हम तक मौसूल भी होती हैं कि कहीं ना कहीं मुज़ाकरात की बात होती है और फिर जंगबंदी की बातें शुरू हो जाती हैं, और ऐसे में कुछ समझ नहीं आ रहा है। डेडलॉक स्टिल हम देख रहे हैं कि वहीं का वहीं है, और ख़ित्ता जो है इस वक्त कशीदगी के दहाने पर खड़ा है। मुज़ाकरात की बातें होती हैं कि इस्लामाबाद मरकज़ बनेगा, फिर चीन की बातें होती हैं, चीन से मेल मिलाप शुरू होता है, लेकिन चीन बराह रास्त इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहता। लेकिन पाकिस्तान को फोर्स किया जा रहा है कि सालिसी का किरदार अदा किया जाए, क्योंकि जंग जो है तमाम ममालिक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। महंगाई और मुआशी तौर पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने में आ रही हैं। अब मुज़ाकरात की फ़ज़ा तो हमें बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है। कभी यालाबारी हो रही है कहीं ना कहीं, और ओले पड़ रहे हैं, मौसम सुहाना हो गया है, तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं, बारिशें हो रही हैं। और मई के महीने में लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ये मई के महीने में कैसे बारिश हो सकती है, ठंडा मौसम हो सकता है। तो मौसम तो तेवर बदल रहा है। मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत क्या है ये भी जान लेते, ताकि जिन लोगों ने प्लान करना है अपना कोई ट्रिप, आजकल मैं देखती हूँ बड़ी पिक्चर्स आ रही हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में लोग जा रहे हैं, वरना मई जून में लोग अवॉइड ही करते थे। कितनी तपिश होती है, गर्मी होती है, लेकिन वहाँ भी अच्छा मौसम देखने को मिल रहा है, यालाबारी भी हो रही है और लोग मौसम एंजॉय भी कर रहे हैं। तो दर्जा हरारत देख लेते ताकि उसके अकॉर्डिंग सब प्लान भी कर सकें। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि सिंध और जनूबी बलोचिस्तान में शदीद गर्म रहने की तवक्को है। ताहम बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पोठोहार में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है आइए जान लेते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं बर्फ पोश चोटियों और ठंडी हवाओं की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां हम देख रहे हैं मौसम खुशगवार मूड में दिखाई दे रहा है। गिलगित का टेम्परेचर देख लेते हैं, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 20 और कम से कम 10 डिग्री तक रहने की तवक्को है। जबकि स्कर्दू में अगर हम देखें, स्कर्दू में पारा है ज़्यादा से ज़्यादा 13 और कम से कम 5 डिग्री के दरमियान रहने की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। और अब रुख करते हैं सरसब्ज वादियों और बहते झरनों की सरजमीन यानी कि आज़ाद कश्मीर का, जहां मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। मुजफ्फराबाद का टेम्परेचर देख लेते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पारा जो है वो 30 है और कम से कम 19 डिग्री के दरमियान रह सकता है। जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 24 और कम से कम 10 डिग्री तक रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने बाज़ मकामात पर यालाबारी और गरज चमक की नवीद भी सुनाई है। अब आपको लिए चलते हैं मेहमान नवाजों की धरती, पहाड़ों और हसीन वादियों की धरती यानी कि खैबर पख्तूनख्वा, जहां धूप का राज बरकरार रहेगा। पेशावर का रुख करें तो पेशावर में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 35 और कम से कम 23 डिग्री रहने का इम्कान है। और अगर हम बात करते हैं सवात की, तो ठंडी फ़ज़ा और खुशगवार मौसम के साथ दर्जा हरारत यहाँ पर 18 ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 11 डिग्री तक रह सकता है। और नाज़रीन, अब सफ़र कर लेते हैं रौनकों, ज़ायकों और 5 दरियाओं की सरजमीन का यानी कि पंजाब का बागों के शहर लाहौर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 39 और कम से कम 25 डिग्री तक रहने का इम्कान है। जबकि इस्लामाबाद में मौसम निस्बतन मुतदल रहेगा। दर्जा हरारत भी देख लेते हैं, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा है 36 और कम से कम 24 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। जबकि मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा
दर्जा हरारत हम देख रहे हैं 42 और कम से कम 26 डिग्री तक जा सकता है। मरी और गिलियात में मौसम खुश्क मगर खुशगवार रहने का इम्कान है। और अब रुख करते हैं जी पहाड़ों, वसीम मैदानों और कुदरती हुस्न से माला माल बलोचिस्तान का। यहाँ पर हम देख रहे हैं सूबे के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि जनूबी अजला में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की तवक्को है। कोयटा का पारा देखते हैं। कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 32 और कम से कम 14 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि गर्म हवाएं भी माहौल का हिस्सा बन सकती हैं। आखिर में हमेशा की तरह हम बात करेंगे दरियाए सिंध की सरजमीन। यहाँ पर हम देख रहे हैं मौसम गर्म और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। कराची की बात करते हैं। कराची में पारा है ज़्यादा से ज़्यादा 37 और कम से कम 28। और हैदराबाद की अगर हम बात करें तो हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 43 और कम से कम 27 तक जाने की पेशगोई की गई है, जबकि बादस दोपहर गर्म और तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। जी तो नाज़रीन, ये थी मौसम की सूरत हाल। और कहीं बारिश हो रही है, कहीं ठंडी हवाएं चल रही हैं और कहीं आलाबारी भी हो रही है। और उसी के अकॉर्डिंग लोग अपना जो सफ़र है वो प्लान भी कर रहे हैं, ट्रिप प्लान कर रहे हैं। और हम जैसे मैंने पहले भी कहा कि सोशल मीडिया पर देख रहे थे, बहुत सारी नॉर्दर्न एरियाज़ की पिक्चर्स भी आ रही हैं। लोग वेदर को बहुत इंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही अनप्रडिक्टेबल सा मौसम है, समझ से बाहर है। कभी बारिश हो जाती है, कभी तपिश हो जाती है। तो ऐसे में आपने अपना ख्याल भी बहुत रखना है, क्योंकि जब मौसम तब्दील हो रहा है तो तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, इसके असरात भी आते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक ऑन द शो। और अब एक ऐसे तालिब इल्म की बात कर लेते हैं जिसने ये साबित किया है कि पाकिस्तानी तलबा किसी मैदान में पीछे नहीं है। और आज हम देख रहे हैं दुनिया माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। कंपनीज अब ऐसे मटेरियल्स ढूंढ रही हैं जो सस्ते भी हों, मजबूत भी हों और माहौल को नुकसान भी ना पहुँचाएँ। तो कोयटा की ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म मोहम्मद फराज 3 साल से इस ख्याल को जी हकीकत में तब्दील कर रहे हैं। मोहम्मद फराज ने केले के फाइबर से ऐसा मटेरियल बनाने पर काम शुरू किया है जिससे गाड़ी का बम्पर या डैशबोर्ड भी बन सकता है। इसी मुनफरिद तहकीक पर उन्हें जर्मनी में DNFI इनोवेशन अवार्ड से भी नवाजा गया है। और सच कहूँ तो ये सिर्फ एक तालिब इल्म की कामयाबी नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें, जिस तरह के मसाइल हम देखते हैं लोगों के, उस तरह अगर काम करना और इस तरह के तालिब इल्म का आगे बढ़कर इस तरह की इजादात करना और इतनी रिसर्च करना और ये साबित करना कि पाकिस्तानी तलबा जो हैं वो किसी मैदान में पीछे नहीं है। और जब आप मेहनत करें, लगन से काम करें तो ख्वाबों को हकीकत में बदला जा सकता है। और मोहम्मद फराज जी इसकी मिसाल हमारे सामने ही है। आज हमने आज शो में ज्वाइन भी किया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो, आपको अवार्ड भी मिला और इतना यूनिक आप काम कर रहे हैं। ये केले के तनों से ऑटो पार्ट्स बनाने का आइडिया आखिर आया कैसे? और आम तौर पर तो लोग सिर्फ इसे ज़राई वेस्ट समझते हैं और फिर इतना फोकस ही नहीं करते इस चीज़ पर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया महम, आपने मुझे इनवाइट किया और अपने इस शो में बुलाया और मुझे अपनी कहानी रिप्रेजेंट करने का मौका दिया। बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये आज से हज़ारों साल पहले ये सिर्फ एक वेस्ट कहलाता था और लोग उसे जो है ना इस वेस्ट से बहुत बेजार होते थे। बल्कि जब पूरा ही सिंध हमारा चूँकि 90% जो है ना वो केले की जो काश्त है वो हमारे सिंध के इलाकों में और कुछ बलूचिस्तान के लसबेला वगैरह के इलाकों में है। सिंध में खैरपुर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये लोग जब केले की काश्त कर लेते थे, केले को निकाल लेते थे फल उसका, तो वो पूरा जो दरख्त है तना वो ज़ाया होता था। अच्छा। और वो बेइंतहा मिकदार में आग लगाई जाती है उसको, ताकि उस पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। लेकिन पिछले चंद अरसों से पूरी दुनिया इससे परेशान है कि क्योंकि वो प्लास्टिक के मटेरियल्स देख रही है। ये प्लास्टिक के मटेरियल्स ने हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे ग्लोबल में इतना और क्लाइमेट चेंज किया है, एनवायरनमेंट चेंज किया है, टेम्परेचर को इतना राइज किया है। तो अब इस वक्त जितने भी यूरोपियंस हैं वो नेचुरल फाइबर कॉम्पोजिट मटेरियल्स की तरफ जा रहे हैं कि वो मटेरियल्स जो मजबूत हों, माहौल दोस्त हों और वो उन तमाम मटेरियल्स की जगह ले सकें जो हम लोग ऑटोमोटिव्स में, एरोडायनामिक्स में, एरोनॉटिकल्स में इस्तेमाल करते हैं। सही। तो इसी तरह मेरी रिसर्च ये थी कि मैंने पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा लोकल मटेरियल तलाश करना था जो कि स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतर सके। अच्छा। और वो गाड़ी
इस्तेमाल हो सके। सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिसर्च में जो ये बनाना फाइबर हमने निकाला और फिर हमने इसका एक बड़ा खूबसूरत एक स्ट्रक्चर बनाया। इसको ऐसे सही। ही प्रेज़ेंट नहीं कर दिया क्योंकि इसको अच्छा। यहाँ तक इस स्टेज तक लाने के लिए कि ऑटोमोटिव्स के अंदर ये इस्तेमाल हो सके और वो तमाम स्टैंडर्ड्स, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पूरा करे जो एक कार की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि वाह! एक्सीडेंट्स की कमाल, रिक्वायरमेंट होती है, कमाल। उसमें खास मैकेनिकल हुँ, स्ट्रेंथ चाहिए होती है। हुँ। तो उसके लिए हमने एक एक मुनफ़रिद इस फाइबर से एक स्ट्रक्चर बनाया और उसपे हमारा पेटेंट भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके बाद ये कंपोज़िट मटीरियल कामयाब हुआ और फिर हमें जो है ना वाक़ई डीएनएफआई आपकी ने तहकीक तो बहुत ज़बरदस्त है, जहाँ हम देख रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खुद से तो इस तरह की चीज़ें नहीं बना पा रही है, गाड़ियाँ उस तरह से नहीं आ पा रही हैं जिसमें सेफ्टी मेजरमेंट्स पूरे हों, सिक्योरिटी के हवाले से हम बहुत सरफ़ख्र से बुलंद भी हमारा हो कि हम कह सकें हमारे पास जी गाड़ियाँ बहुत ज़बरदस्त हैं, सिक्योर हैं। लेकिन आपने इस तरह ये जो केले के फाइबर से ऑटो पार्ट्स बनाने का जो तजुर्बा है आप कर रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो क्या ये वाक़ई प्लास्टिक या फाइबर ग्लास का मुतबादिल बन सकता है और कौन सी ज़रूरी वेस्ट में आपको ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता है? जी, जी, बिल्कुल महम ये बिल्कुल रिप्लेस हो सकता है और रिप्लेस हो सकता नहीं, मैं कहूँगा मैं रिप्लेस हो चुका है। अच्छा। क्योंकि अब दुनिया में जितनी भी अगर हम इंटरनेशनली जाएँ, चाहे वो जर्मनी जाएँ, क्योंकि वो एक बहुत पुराना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं गाड़ियों की, तो वो इस वक़्त नेचुरल फाइबर कंपोनेंट्स की तरफ आ रहे हैं। अगर हम अपनी रिसर्च करें, जो कि मैं तो एक रिसर्च में कर के आया हूँ, तो वो तमाम नेचुरल फाइबर कंपोनेंट जिसमें उनके पास फ्लेक्स फाइबर मौजूद हैं, वो फ्लेक्स फाइबर को बीएमडब्ल्यू के अंदर, पोर्शे के अंदर लेके आ रहे हैं। ओके, उसके ओके, ओके। डैशबोर्ड्स, उसके बॉनेट्स, उसके हुँ। डोर पैनल्स, उसकी जो है ना गाड़ियों की छत वगैरह, वो तमाम चीज़ें वो फ्लेक्स फाइबर कंपोनेंट मटेरियल की बना रहे हैं। हुँ। हालाँकि फ्लेक्स फाइबर कंपोजिट मटेरियल्स कमज़ोर है बनाना फाइबर से, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा वीविंग स्ट्रक्चर उसको इतना मज़बूत बनाया है कि वो इस्तेमाल हो सकता है। और ये एक बड़ा अच्छा पोटेंशियल है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की ज़रख़ेज़ ज़मीन में बड़े ही ज़रख़ेज़ ज़मीन, वाक़ई, एक वाक़ई। सोना उगलने वाली हुँ। ज़राअत रखी है और वाक़ई फ़राज़ ये तो ये एक रिसर्च है और अगर हम कुदरती चीज़ें देखें तो पता नहीं क्या-क्या कुछ हो सकता है, कितने हमें अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं, इस तरह की तहकीक करके हम बहुत कुछ बना सकते हैं। अपने बारे में आप कुछ बताएँ, क्या आप केले के दरख्त के नीचे बैठे थे और आपने सोचा कि अच्छा जी इनके तनों से फ़ाइबर भी बन सकता है? कैसे आप मतलब ये सोच आपके कैसे आई और आपने कोई रिसर्च की या आपको तना मिला और आपने सोचा कि अच्छा इससे भी कुछ बन सकता है? बिल्कुल ये एक बिल्कुल आइंस्टाइन की तरह एक स्टोरी है जी, जी। कि मैं जब अपना बैचलर्स में स्टूडेंट था तो मेरे सुपरवाइजर डॉक्टर कासिम सिद्दीकी साहब थे। ठीक सो है, उनका एक प्रोजेक्ट था नेचुरल पाकिस्तान के नेचुरल फाइबर्स पे स्टडी करना है कि पाकिस्तान के अंदर कौन सा नेचुरल फाइबर्स हैं। तो ठीक है। वो उन पे स्टडी कर रहे थे और मैं चूंकि मैकेनिकल का स्टूडेंट था और मुझे मटेरियल्स पे काम करना था, तो मेरे सुपरवाइजर डॉक्टर इंजीनियर अरशद अली साहब, मैंने उनके पास मुझे भिजवाया और फिर हमने ये रिसर्च की कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से फाइबर्स हैं, लेकिन बनाना फाइबर का एक पोटेंशियल खास तौर पर बलूचिस्तान और सिंध में बहुत ज्यादा है। और ये हुँ। कभी भी किसी ने कोई ऐसी मशीन नहीं बनाई कि उसको फाइबर एक्सट्रैक्ट हो सके, उसका मटेरियल बन सके और वो इतनी इस्तेमाल हो सके। तो हमने बोला कि एक रिस्क लेते हैं कि हुँ, क्या पता हम वो चीज बना जाएं जो इस दुनिया ने आज तक नहीं देखी हो। तो हुँ। जिस तरह आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशन बनाने के लिए उसने अपनी मेहनत सारी मेहनत सर्फ कर की दी, थी। दुनिया मानती नहीं थी कि वो इतना चीज हुँ। चीज बनाएगी। तो बिल्कुल इसी ज़बरदस्त। तरह एक उसकी स्टोरी हमारे साथ भी हुई है। ज़बरदस्त फ़राज़, ये तो वही वाली बात हो गई कि डाइट में पाकिस्तानियों को मिले ना मिले फ़ाइबर, आपने फ़ाइबर का इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी के मैदान में बड़ा ही मार्का सरअंजाम दे रहे हैं और इंशाल्लाह आगे मुस्तकबिल में भी बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ आपके नसीब में होंगी। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देख लें तो क्या पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री की लागत इससे कम होती आपको दिखाई दे रही है? कितना ये बेनिफिशियल हो सकता है फ्यूचर में? बिल्कुल ऐसी है महम। दरअसल हर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ पीछे एक बहुत बड़ी रिसर्च खड़ी होती है। हुँ, चाहे वो दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट हो, वो कभी भी मार्केट में नहीं आते जब तक वो एक रिसर्च के एक पूरे पैटर्न से गुजर जी, के नहीं आता। तो ये रिसर्च का सबसे बड़ा पहला पैटर्न है और इसकी हमने काफ़ी इन 3 सालों में काफ़ी हद तक हमने इन स्टेप्स को क्रॉस कर लिया है। सही। लेकिन इसके कुछ मज़ीद स्टेप्स हैं, कुछ स्टैंडर्डाइज़ेशन के, जो कि कार ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ही पूरा कर सकती है कि वो उन स्टैंडर्ड्स पे उतरना, उसकी मोल्डिंग करना, वैसा चीज़ों को बनाना। क्योंकि एज़ रिसर्चर हम हमारे पास बहुत लिमिटेड किस्म की, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में बहुत लिमिटेड किस्म की
उसकी टेस्टिंग्स हैं और एप्लीकेशन हम उसको देख सकते हैं। मे बी इन ऑटोमोटिव्स के अलावा भी बहुत सी जगहों पर इसका इस्तेमाल हो सके। फॉर एग्जांपल ये जो कि इसकी टेंसाइल बहुत अच्छी है, इसकी थर्मल इंसुलेशन बड़ी अच्छी है, तो मे बी ये एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल हो सके जहाँ पर आग लगने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हम इससे बन सकती हैं, ना कि सिर्फ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, बल्कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज इस मटेरियल को, इस कंपोजिट मटेरियल को इस्तेमाल करके करामात बना सकती हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, हम सभी जानते हैं पाकिस्तान में गाड़ियाँ बहुत महंगी हैं और आपकी ये टेक्नोलॉजी गाड़ियों के पुर्ज़ों की कीमत में कितने फ़ीसद तक कमी ला सकती है, और फिर फ्यूचर में हम देख सकते हैं कि गाड़ी भी लग्जरी ना रहे बल्कि ज़रूरत के तहत हर इंसान इसको ख़रीद भी सके। अगर मैं आपको एक छोटी-सी एक मिसाल दूँ कि जर्मनी में जो सबसे महँगी गाड़ियाँ हैं, वो जी। बनती ही नेचुरल फाइबर कंपोजिट मटेरियल से है। ज़बरदस्त। कि वो एक लग्ज़री गाड़ी कहलाती है कि एक ऐसा कंपोजिट मटेरियल उस गाड़ी में लगा होता है, क्योंकि कंपोजिट मटेरियल्स की 2 अच्छी ख़ासियतें हैं। एक कि वो इंतहाई वज़न में हल्का होता है, कि जिसकी वजह से गाड़ियों के अंदर जो है ना वो उसमें फ्यूल एफिशिएंसी का कार में क्रिएट होती है कि कार को बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी, अगर वो इलेक्ट्रिकल कार है, या बहुत कम फ्यूल अगर तो वो इंजन कार है तो उस पे इस्तेमाल करती है, और वो बहुत सही। हल्की होती है। हुँ। सेकंड ये कि चूँकि उसमें कंपोजिट मटेरियल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, हार्डनेस और उसकी इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, सही। तो इसीलिए उस पे एक्सीडेंट के खदशे और गाड़ी के गिर जाने के खदशे एक बड़ा ही एक रेयर मामला होता है। तो ज़बरदस्त। इसी वजह से लोग अगर कंपोजिट मटेरियल की गाड़ी बनाते हैं तो वो एक लग्ज़री कार कहलाती है। और सही। अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हमारा मटेरियल लोकल है, तो अगर इस बिल्कुल मटेरियल से ही लग्जरी कार कंपोजिट मटेरियल कहलाती है, बनाया और जाए। माहौल दोस्त गाड़ियाँ आजकल स्लोगन भी चल रहा है, कोशिश भी यही हो रही है कि एनवायरनमेंट को साफ़ किया जाए। अच्छा, लास्टली बता दीजिएगा, किसी लोकल या इंटरनेशनल कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने आपके इस फार्मूले को ख़रीदना चाहा हो या इश्तराक करना चाहता हो, या फ्यूचर में आप कोई गाड़ी बनाना चाहते हो, कोई प्लान्स अपने शेयर कर दें? बिल्कुल, एक कंपनी है द नेचुरल फाइबर कंपनी, जिनसे हम जिनके साथ हमारे काम कर रहे हैं, और रिसर्च में वो हमारे इंडस्ट्रियल पार्टनर भी रहे। सही। तो वो एक कमर्शियलाइज़ेशन इंडस्ट्री है जो उसको कमर्शियलाइज़ के तौर पे इस्तेमाल कर रही है, और इसके वो मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स बनाती है, जो कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। इससे चूँकि इसकी बहुत अच्छी मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो इससे मशीन्स वगैरह जो है ना वो में रेप्लिकेट कर रहे हैं। और दूसरा ये कि फ़िलहाल ऑटोमोटिव्स की तरफ हम किसी कंपनी की तरफ नहीं गए। इन फ्यूचर हमारा प्लान है कि हम ऑटोमोटिव वालों को सही। पिच करें, और इन इन ताकि वो अपनी कार्स के अंदर ये लेके भी आएँ। और मैंने आपको बताया ना कि इंडस्ट्रियलाइज़ेशन और रिसर्च के कुछ स्टेप्स फॉलो करके सही। इंडस्ट्रियलाइज़ेशन जो ना वो खड़ी होती है। तो वो अब तक कुछ स्टेप्स इसमें रहते हैं जो रहते इसको हैं, ठीक है। प्रॉपर्ली इंडस्ट्रियलाइज़ कर सकें। चलें, वी विश के ये जो स्टेप्स रहते हैं इनमें भी आप कामयाबी समेटें, और वेरी वेल डन। बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तानी तलबा इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और जिस तरह से डिस्कस भी करें कि अल्लाह ताला ने कुदरती चीज़ों में कितना कुछ रखा होता है, बस तहकीक करने की ज़रूरत है, जांचने की, समझने की, और थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। और पाकिस्तानी तलबा वाकई किसी मैदान में पीछे नहीं है। केले के तनों से, फाइबर से गाड़ियों के ऑटो पार्ट्स बनाना, और फिर माहौल दोस्त जो हम चीज़ें देखते हैं कि प्रोडक्ट्स आनी चाहिए, गाड़ियाँ आनी चाहिए, इन्वायरमेंट को साफ़ करना चाहिए, जहाँ पाकिस्तान जो है वो आलूदगी में पहले दूसरे नंबर पर रहता है हमेशा से। तो अगर इस तरह की इजादात होंगी, तहकीक होगी, तो वाकई हमारा माहौल भी साफ़ होगा और मुल्क भी तरक्की करेगा, नौजवान भी तरक्की करेंगे। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किचन में जाएं और भूल जाएं कि क्या लेने आए थे, या चाबी हाथ में हो और पूरे घर में हम ढूंढ रहे होते हैं, या अम्मी की ज़रूरत लाजमी पड़ती है, अक्सर जो चीज़ गुम जाती है वो फिर हम अम्मी को बुलाते हैं तो अम्मियाँ ही ढूंढ के देती हैं। समटाइम्स अम्मियाँ भी परेशान होती हैं, वो भी भूल जाती हैं। और मेरे साथ तो ख़ास तौर पर ऐसा होता है कि मोबाइल कान पर लगाया होता है और मोबाइल ढूंढ रहे होते हैं, तो हम अक्सर आम सी बात कहकर इसे टाल देते हैं। लेकिन यही छोटी छोटी जो बातें होती हैं कभी कभी एक बड़ी बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, जिसे हम डेमेंशिया कहते हैं। और दुनिया भर में करोड़ों लोग इस बीमारी का शिकार हैं, और माहिरीन के मुताबिक आने वाले बरसों में इसके केसेस में तेज़ी से इजाफा हो सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर बर वक्त अलामात पहचान ली जाएँ, तर्ज़ ज़िंदगी को बेहतर कर लिया जाए, ज़हनी और जिस्मानी सरगर्मियाँ बरकरार रखी जाएँ, तो इस बीमारी के असरात को
काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। आज हमारे साथ मौजूद है मारूफ माहिर नफ्सियात डॉक्टर अफाफ मंजूर साहिबा, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर डेमेंशिया होता क्या है, किन लोगों में इसके जो खतरात हैं वो ज़्यादा अयां होते हैं, बढ़ जाते हैं, और सबसे अहम, घर में अगर कोई बुज़ुर्ग इस बीमारी का शिकार हो तो उनके साथ रवैया कैसा होना चाहिए और मुअश्शरती रवैया ऐसे लोगों के साथ हमारा क्या होना चाहिए। तो डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो सादा अल्फाज में ये बताइएगा कि डेमेंशिया आखिर है क्या और ये आम भूलने की आदत से किस हद तक मुख्तलिफ है। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हेयर और इस टॉपिक पे बात करने के लिए। देखिए, हर बात जो हम भूल जाते हैं वो डिमेंशिया नहीं होती, लेकिन बार बार भूलने की जो आदत है या कैफियत है उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि बाज़ का, जैसे आपने कहा कि बहुत नॉर्मल लगता है कि हम कोई चीज़ रख के भूल गए और या हमें याद नहीं आ रहा हमने कहाँ रखा हुआ है, और जैसे आपने मेंशन किया कि आपने अपनी मदर से पूछा, या इस तरह से हम बाज़ वक़्त छोटी मोटी चीज़ें अमूल में, रूटीन में रख के भूल जाते हैं। अच्छा, इट्स वेरी नॉर्मल, ये कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे रोज़मर्रा के लाइफस्टाइल में और मल्टीटास्किंग में हमारे साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन जो डिमेंशिया है ये एक सीरियस कंडीशन बन सकती है अगर आप इसको टाइमली मैनेज नहीं करते हैं। इसकी कुछ अलामात हैं जो कि हमें बड़े सीरियसली नोटिस करनी चाहिए। आमतौर पे तो ये जो भूलने की यादाश्त की बीमारी है ये 60 साल की उम्र के बाद हमें नज़र आती है। अच्छा। लेकिन अब हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि यंग एज में भी कुछ लोग इसको सफ़र करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा कॉमन है वो लेटर एजेस में आफ्टर 60 इयर्स हमें देखने को मिलती है। अच्छा, इसमें ज़ाहिर उम्र का एक बहुत बड़ा रोल है कि आप एजिंग के साथ जो है वो इसके अंदर चले जाते हैं। सही। और इसकी अगर हम कॉजेज़ की बात करते हैं तो उसमें बहुत कॉमन जो है वो अल्जाइमर डिजीज़ है, जिसकी वजह से दिमाग के सेल्स जो हैं वो कुछ करना शुरू होते हैं और जो रोज़मर्रा की रूटीन के काम हैं या यादाश्त है वो हमारी जाना शुरू हो जाती है। अच्छा, यादाश्त जो है वो सिर्फ चीज़ों के नाम याद रखने का मतलब नहीं होता। आप देखें कि इसकी वजह से हम बहुत सारी अपनी, सबसे पहले तो अपने आप को पहचानते हैं और फिर उसके बाद हमारे से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो रिश्ते हैं, उनको भी पहचानते हैं। तो होता क्या है कि इब्तिदा में जो इलामात हैं वो बड़ी मामूली नज़र आती हैं और बाज़ औक़ात उसको लोग इग्नोर कर देते हैं कि शायद एजिंग का असर है, चीज़ें रख के भूल जाना और ये सब कुछ करना। लेकिन इसकी कुछ सीरियस कंडीशंस हमें नज़र आना शुरू होती हैं। और वो कैसे होती हैं? वो इस तरह से होता है कि इब्तिदा में पेशेंट जो है वो मामूली बातें भूल जाना, और उसके बाद फिर ये सीरियस इस तरह से होता जाता है कि रोज़मर्रा के जो टास्क हैं, जैसे कि खाना आपने खा लिया और उसके बाद आप भूल गए कि मैंने खाना खाया था या नहीं खाया था। आपने कोई इम्पॉर्टेंट कॉल करनी थी किसी को और आप वो भूल गए और फिर आप मुसलसल भूलते रहे। ऐसा नहीं कि कोई एक बार हुआ और फिर ये जब सीरियस तरफ जाता है तो इतना जाता है कि बाज़ औक़ात पेशेंट जो है अपनी हाइजीन का ख्याल रखना और इस तरह कि जो उसके पर्सनल टास्क हैं उसमें भी इग्नोर करता है। और फिर आपने ये भी देखा होगा कि बाज़ औक़ात लोग रिश्तों को भूलना शुरू कर देते हैं, यानी अपने बेटे और बेटी को पहचानने में इनकार कर देना, पहचान ना पाना, रास्तों को ना पहचान पाना, कहीं घर से निकले हैं तो किसी और के घर की तरफ निकल पड़े कि ये शायद मेरे घर का रास्ता है। तो ये बड़ा सीरियस हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये बीमारी जो है वो आइसोलेशन की तरफ भी जाती है, तन्हाई का भी शिकार हो जाते हैं लोग। तो इसको टाइमली जो है बिल्कुल मैनेज करना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, वरना अगर बुढ़ापे की कंडीशन में होते हैं तो फिर जाहिर है कि बुढ़ापे में बिल्कुल अफाफ इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स हम देखते हैं कि ये डेंजरस भी हो सकता है। कुछ मूवीज़ में भी जैसे हमने देखा है कि कोई अगर भूलने की बीमारी रखता है, वो बाहर चला जाता है, उसको पता ही नहीं होता कि मैं किधर जा रहा हूँ और रोड पर एक्सीडेंट भी हो जाता है। इस तरह की चीज़ें काफ़ी देखने को भी मिलती हैं। लेकिन अगर अलामात जिस तरह से आप बता रही हैं कि बहुत सारी अलामात होती हैं, ये अगर पता लग जाएं अर्ली एज में, उस पर अगर काम हो जाए तो बुढ़ापे में इसको कम किया जा सकता है या ऐसा हो सकता है कि ख़तरा टल जाए? अच्छा, देखिए, ये कई तरह के डिमेंशिया की टाइप्स हैं। जो बुढ़ापे की कैफियत में आता है वो जाहिर है आप अर्ली उसको नहीं जान सकते, क्योंकि उसके एक सर्टन एज है, वो 60 साल के बाद जो है वो उसका ऑनसेट होता है। अच्छा, कुछ सूडो डिमेंशियाज होते हैं जो कि अर्ली एज में भी हमें नज़र आ सकते हैं। सही। और ऑफ कोर्स उनका ऑनसेट अर्ली होता है। ऑनसेट का मतलब ये है कि उसका जो अलामात के नज़र आने का टाइम है। अच्छा, उसकी जो बहुत मेजर वजूहात हमें आजकल नज़र आती हैं वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी या बहुत ज़्यादा ओवरलोड होना, स्ट्रेस्ड होना, आइसोलेशन का शिकार होना।
अब अगर आप ये नोटिस करें और कुछ याद करें तो हमें ये लगता था कि ये हमारे यहाँ बहुत कम है ये बीमारी, और बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा है ये बीमारी। उसकी वजह लोग तन्हाई का शिकार होना है बहुत ज़्यादा, या कुछ ऐसे मामलात में इन्वॉल्व होना जो कि यहाँ पे नहीं है। अच्छा, आप देखें हमारे घरों का माहौल बहुत अच्छा है, बाज़ औक़ात हमें लगता है कि जो हमारे करीबी रिश्ते हैं या हमारी जिम्मेदारियाँ हमारे लिए बर्डन है, लेकिन वो हमारे बुज़ुर्गों के लिए किसी हद तक बहुत आप समझ लें कि अल्लाह ताला की नेमत भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप अगर देखते हैं कि जो लोग किसी न किसी कॉग्निटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो घर के ही कोई काम हो, उनके अंदर कॉग्निटिव डिक्लाइन बहुत कम होता है। जैसे कि अगर मैं ये मिसाल दूं कि अगर कोई 60 साल की खातून किचन में कुकिंग कर रही है, जैसे कि हमारी माएँ हैं वो घर में कुकिंग करती हैं, हमें लगता है कि नहीं इन्हें ये काम नहीं करना चाहिए, हालांकि वो उनकी एक एक्टिविटी है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे आप देखें कि खाना पका रही हैं तो उसमें कितना नमक डालना है, कितनी मिर्च डालनी है, ये एक याददाश्त है कि उनको ये चीज़ें याद रहती हैं। और बिल्कुल आप ये समझ लीजिए जैसे आप मेमोरी एक्सरसाइजेस करवाते हैं तो ये उसका पार्ट है। इस तरह से जो बुजुर्ग घर के बूढ़े हैं वो बाहर कोई सौदा सलफ लेके आते हैं, कोई घर के छोटे छोटे काम करवाते हैं, तो ये एक हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें वो घर में एंगेज रहते हैं। जबकि बाहर के मुल्कों में आप देखें तो लोग आइसोलेशन का शिकार है, बुढ़ापे में ख़ास तौर पे वो तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, अगर हम जवानी में बात करें तो जवानी में जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ और वजूहात हो सकती हैं, जिसमें कि हमें आजकल बहुत कॉमन जो ड्रग्स का यूज़ है वो नज़र आता है। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से, अल्कोहल के यूज़ की वजह से नौजवानों में जो है वो ये बीमारी बढ़ती जा रही है, और उसकी वजह से उनके ब्रेन सेल्स सुकड़ते हैं, उनकी कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है, उनके इवन सोशलाइजेशन के जो पैटर्न्स हैं वो हमें चेंज नज़र आते हैं, और मेमोरी इतनी हद तक भी ख़राब हो सकती है कि वो अपनी जो जॉब स्किल्स हैं या जो भी उनकी डेली की एक्टिविटीज़ हैं, या इसके अलावा इवन के जो उनके सोशल इंटरेक्शंस हैं, घर में ख़ानदानी मामलात हैं, रिश्तेदारियां हैं, वो भी सब उनके प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। सही, नौजवानों में इस वजह से भी ये मसाइल आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आफाफ आपके वक्त का। और हम देखते भी हैं लोग सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, आइसोलेट रहते हैं और फिर डिप्रेस होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, और अपने प्यारों को अपने आप को भी इवन टाइम नहीं देते हैं। तो ये चीज़ भी बीमारियों का सबब बन सकती है। तो खुदारा खुद पर रहम करें, अपनों को टाइम दें, अपने प्यारों को टाइम दें, और मेमोरी को रिकॉल करने की कोशिश किया करें। किसी ना किसी हेल्दी एक्टिविटी में अगर आप रहेंगे तो आपका ब्रेन एक्टिव भी रहेगा और आप भी हेल्दी रहेंगे। अपना ख्याल रखें। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। और नाज़रीन, आज हम बहुत ही अहम और ख़ूबसूरत मौजू जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के दिन की मुनासबत से इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। और घर की अगर हम बात करें तो सिर्फ ईंटों की चार दीवारी का नाम नहीं है ना, ये वो जगह है जहां हम देखते हैं कि माँ की आवाज़ सुकून देती है, वालिद का साया हौसला देता है, और बहन भाइयों की लड़ाइयाँ भी जो हम एक मोमेंट में इरिटेट तो हो रहे होते हैं लेकिन बाद में बहुत याद करते हैं और फिर मुस्कुराते हैं। और आज के दौर में एक अजीब सी बात हो रही है, हम सब एक ही घर में होते हुए भी शायद पहले से ज़्यादा बहुत दूर हो चुके हैं। किसी के हाथ में मोबाइल है, किसी के हाथ में लैपटॉप है, हर कोई अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है, और ख़ानदान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है और उस ग्रुप में डिस्कशन हो रही होती है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इस मौके पर हम ज़रूर डिस्कस करना चाहेंगे कि आखिर ख़ानदान की अहमियत क्या है और क्यों ये जो रिश्ते हैं वो मांद पड़ते जा रहे हैं। एक दूसरे से लगाव, एक दूसरे को वक्त देना, वालिदैन की अहमियत को समझना, रिश्तों की अहमियत को समझना, जहाँ दादा दादी चचा फूफी सब मौजूद होते हैं और उनसे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, प्यार लेते हैं। महंगाई है, मसरूफ़ ज़िंदगी है, सोशल मीडिया है, और बदलती हुई तरजीहात ने ख़ानदानी निज़ाम को किस हद तक मुतासर किया है, ये वाकई आज की नस्ल के लिए, हम सब के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि अपने रिश्तों को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, ख़ानदान को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है। ये डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ रिलेशनशिप कोच शरीफ साहब, जिनसे हम जानेंगे कि एक ख़ानदान की कितनी अहमियत होती है और किन चीज़ों का ख्याल रखते हुए हम एक बेहतर ख़ानदान जो है वो तश्कील दे सकते हैं। गौहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जिस तरह से हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि एक घर होता है जो इंसानों से बनता है, लोगों से बनता है, ताल्लुकात से बनता है, और कहीं भी आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, आपके जहन में ख्याल होता है कि घर जाऊंगा तो सुकून मिलेगा। चाहे जितना ट्रैवल कर लें, कोई ट्रिप भी कर लें, सुकून जो है वो घर में ही नज़र आता है, और वो लोगों से बनता है। और अगर लोग ही एक दूसरे को वक्त ना दें तो कैसे दिल करेगा घर जाने के लिए। ऐसा घर क्या होना चाहिए, क्या लवाजमात वो होने चाहिए कि घर घर लगे?
देखें, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो बॉन्डिंग है। जी। अगर फैमिली की बॉन्डिंग हो आपस में, अगर लोग एक दूसरे का ख्याल रखें, केयर एंड लव, ये दो चीज़ें हों, शेयरिंग एंड केयरिंग हो, तो वो घर घर होता है। वो अदरवाइज़ वो मकान होता है। हाँ जी। घर में और मकान में फ़र्क ये है कि एक में मोहब्बतें होती हैं और एक में ईंटें होती हैं। ईंटें होती। तो आपने उन रिश्तों को, उन मोहब्बतों को समेट के बड़ी चाव से, बड़ी चाहत से घर बनाया होता है। उसमें हर चीज़ आपने अपनी पसंद की रखी होती है। छोटी छोटी चीज़ें ख़रीद के आपने उसको डेकोर किया होता है और उससे आपकी मेमोरीज़ होती हैं। और इसी तरह से फैमिली मेम्बर्स की भी उधर वो बचपन के टॉयज़ किसी ने रखे होते हैं, छोटी छोटी डिंकी कार्स रखी होती हैं। वो लड़का अब यूनिवर्सिटी में पहुंच गया है, उसने वो चीज़ें संभाल के रखी हुई हैं। माँ ने अपनी बेटी की वो डॉल्स संभाल के रखी हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वो मेमोरीज़ हैं, वो गुड टाइम्स हैं जिनको रिकॉल करते हैं। और वो बॉन्डिंग जो है उसको, मकान को घर बनाती हैं। बहुत खूबसूरती से आपने बयान किया। और वाकई छोटी छोटी चीज़ें जब आप जवानी में जाके देख रहे होते हैं, अपने टॉयज़ या अपने कपड़े जो माओ ने समेट के रखे होते हैं किसी ट्रंक में, और जब खोल के देखते हैं तो वाकई लगता है कि ये एक ट्रू रिलेशन है। अच्छा, अब जो रुझान बदलता जा रहा है, लड़कियों की भी यही तरजीहात होती हैं, शादी हो तो अलग हो जाएं, न्यूक्लियर फैमिली हो जाए, जॉइंट सिस्टम ही नहीं रहा। वो नाना नानी, दादा दादी और चचा या फूफी का प्यार, कहीं ना कहीं बहुत मसाइल भी होते हैं, फूफियों को क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, या जॉइंट फैमिली में वो सारे मसाइल एक तरफ, लेकिन जो साथ होता है, जो प्यार होता है, जो बच्चों की ग्रूमिंग होती है, वो आप किस हद तक देखें कि अब ख़त्म होती जा रही है? देखें, अब ग्रूमिंग तो है ही नहीं। वो जो वैल्यू सिस्टम था वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। अब जो है ये बातें आपको सिर्फ किताबों में और किस्सों में मिलेंगी आपको, ठीक है ना। अब ये चीज़ आपको फैमिली के पार्ट ऑफ द पार्सल नहीं आपको मिलेंगी ये चीज़ें। पहले ये होता था कि घर में तरबियत होती थी और स्कूल में तालीम होती। अब ना स्कूल में तालीम है, ना घर में तरबियत है। स्कूल्स जो हैं वो कमर्शलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं। कैसे पैसे बनाएं, वो यूनिफॉर्म के बदले बनाएं, स्टेशनरी के बदले बनाएं, इवेंट्स करके बनाएं। वो उनका फोकस ये है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम पेरेंट्स से पैसे निकलवा सकते। फीस एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके अलावा ऐसे तो जो पेरेंट्स हैं उनके पास टाइम ही नहीं। मर्दों ने तो ख़ास तौर पे ये समझ लिया है, चूँकि वो नौकरी करते हैं इसलिए वो घर आके कोई काम नहीं करेंगे। उनको चाय मिल जाए, उनको बेड मिल जाए, उनको लैपटॉप मिल जाए, उनको टीवी मिल जाए, बस वो समझते हैं कि मैंने आज जो 9 to 5 जॉब कर ली है, मैंने अपनी ज़िंदगी का हक अदा कर दिया। ऐसे नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉइंट होती है, डेलीगेट नहीं हो सकती। असाइनमेंट्स डेलीगेट होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी डेलीगेट नहीं होती, वो हमेशा शेयर्ड होती है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों कमाते हैं, दोनों वर्किंग है, तो उनके लिए और ज़्यादा मसाइल है। वो दोनों थके हुए आते हैं ऑफिस से, और वो आते हुए अपने उस चीज़ को, जो बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं दे सकते, तो वो रास्ते से कोई जंक फूड खरीद देते हैं। एक वैसे ही टाइम नहीं दे रहे, ऊपर से उसकी सेहत भी तबाह कर रहे हैं बच्चे की। इतना रेगुलरली बच्चे हमारे आजकल के जो हैं वो जंक फूड खा रहे हैं कि वो उनमें वो टेंडेंसी ओबेसिटी की और वो डायबिटीज़ की, और वो अर्ली एज से ही हम उनमें डाल रहे हैं हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट से। और जब उनके फ्रूट्स नहीं है डाइट में, बच्चों को फ्रूट दो तो वो कहते हैं मुझे उल्टी आती है। ऐसे ही है, क्योंकि उन्होंने कभी खाया ही नहीं, वो सेब नहीं खाया, केला नहीं खाया, आम नहीं खाया। वो कहते हैं ये तरबूज क्या फजूल चीज़ है, ये चीज़ है। अगर आप फ्रूट्स नहीं खाते, अगर आप वेजिटेबल्स नहीं खाते, मैं कनाडा में था तो वहाँ पे लाजमी था कि 4 ग्रीन्स जो हैं, 4 कलर्स वो होने चाहिए बॉक्स के अंदर, रेड, येलो, ग्रीन। इस तरह से वो टीचर कहती थी अपने लंच बॉक्सेस खोलो और दिखाओ कि तुम्हारे पास 4 कलर्स हैं या नहीं।
हमारे मुल्क में तो इस वक्त ममता भी आउटसोर्स हो गई है और फादर तो बजाते खुद आउटसोर्स आउटसोर्स ऐसे ही है। बाप बस ये कहता है मैं कमा के नहीं ला रहा हूँ, हाँ। या फिर यही धौंस दिलाता है। और औरत कहती है मैं सारा दिन घर में काम करती हूँ, देख नहीं रहे हो बच्चों को मतलब वो आपस में ये तो चटपटी बातें चलती ही रहती हैं। लेकिन हम देखते हैं एक दौर था जब हम वेस्ट में सुना करते थे ओल्ड एज होम हैं या डे केयर सेंटर्स हैं, ये रुझान इतनी तेज़ी से बढ़ा। हम वेस्ट को कॉपी करते करते इखलाकियात अपनी छोड़ते जा रहे हैं, उनकी इखलाकियात बरकरार हैं। उनको पता है इंसानों को किस तरह टाइम देना है, जानवरों को कैसे ट्रीट करना है, इन्वायरमेंटल चीज़ें भी उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ हम जो चीज़ें पिक करने वाली हैं वो कर नहीं रहे, और बिल्कुल ऑपोजिट अपनी रिवायात से बदलते जा रहे हैं। अब देखिए डे केयर सेंटर्स भी हैं, पेरेंट्स पहले ही बच्चे को नैनी के पास छोड़ देंगे या डे केयर सेंटर में छोड़ देते हैं, या ओल्ड एज होम, उनकी भी बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ती जा रही है। जी, अनफॉर्चुनेटली जो ओल्ड एज होम्स हैं वो उस मसले का हल नहीं है जहाँ पे लव एंड अफेक्शन होनी चाहिए। अब आप वो अपने से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा के उनको एक जगह पे आप भेज रहे हैं जहाँ पे आप महीने का खर्चा दे देंगे और कुछ अरसे के बाद वो भी आप बंद कर देंगे, और जब उनकी डेथ हो जाएगी तो उस वक्त भी आपके लिए आना मुश्किल होगा अमेरिका से, क्योंकि फ़्लाइट्स नहीं मिलती उस वक्त। फिर ऐसे ही बहुत ही पेनफुल स्टोरीज़ हैं, क्योंकि मुझे इस फील्ड में काम करने का इत्तेफाक होता है। और अगर आपको कभी इत्तेफाक हो मेंटल हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक्स में जाने का, तो आपको ये सोचने पे आप मजबूर हो जाएंगी कि इनको बाहर होना चाहिए और जिन्होंने इनका ये हाल किया उनको अंदर होना चाहिए। जो मेंटल हॉस्पिटल में लोग हैं उनका कसूर नहीं है, उनको नहीं होना चाहिए सलाखों के पीछे। जिनको सलाखों के पीछे होना चाहिए वो बाहर फिर रहे हैं, आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और जिनकी ज़िंदगी उन्होंने तबाह कर दी उनको उन्होंने मेंटल हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। और अनफॉर्चुनेट बात ये है कि लोगों की ज़िंदगी जहन्नम बना के लोग सजदों में जन्नत मांगते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और बहुत सारे लोग हैं जो अपनों के ही सताए हुए हैं, और बहुत सारे ख़ानदान ऐसे ही हैं कि वो ख़ानदान बन ही नहीं पाते हैं, वो अपनायत आ ही नहीं पाती है। और आजकल के अगर हम सोशल मीडिया के दौर में देखें, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि बच्चा दुनिया में आता है और वो बस मोबाइल फ़ोन, उसको कार्टून्स दिखा दिए। और मैं तो डिस्कस भी करी थी कि बच्चा आने से पहले भी सोशल मीडिया की जीनत बन जाता है, फ़ोटोज़ लग जाती हैं, पिक्चर्स लग जाती हैं। जिस तरह से मार्केट हो रहा है, रिलेशन, ताल्लुकात, जितना हम हमारे देखें ज़राए बढ़ते जा रहे हैं एक दूसरे से कम्युनिकेशन के, उतना ही हम दूर होते जा रहे हैं। इसके दो नुकसान आते हैं। एक तो ये है कि फैमिली बॉन्ड इफेक्ट हो रहा है, और दूसरा वो बच्चे जो हैं उनका कॉग्निटिव डिक्लाइन हो रहा है। उनके अंदर वो सोच, कैलकुलेट करने की, वो हिस्स, वो समझने की, मेमोरी रिकॉल, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ स्वाइप करना उनको पता है, हर चीज़ उनको देखने का पता है। और उसका नुकसान ये है कि मायोपिक आई साइड आपकी जो है वो आई साइड वीक होनी शुरू हो जाती है। अर्ली एज में बच्चों को ऐनकें लग जाती हैं, क्योंकि इन सारी ब्लू लाइट एमिटिंग डिवाइसेस का एक और नुकसान ये होता है कि आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि बच्चों को इन गैजेट से दूर रखना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 90% हाउस होल्ड्स में ये काम हो रहा है। माँ ने टैबलेट दे दी कि खुद वो किचन में काम कर ले या कोई और काम कर ले या फ़ोन पे बातें कर ले या कुछ भी कर ले, बच्चा बोले ना। अच्छा गौहर साहब, इसी वजह से ये छोटी छोटी चीज़ें हम नोट नहीं कर रहे होते। हम क्योंकि कह रहे हैं तरक्की करता मुल्क है, हमने बहुत आगे बढ़ना है, कूल बनने के चक्कर में छोटी छोटी चीज़ें वाकई इग्नोर कर देते हैं, और फिर हम कहते हैं हम पता नहीं डिप्रेस क्यों हैं, जहनी सुकून क्यों नहीं है। और वो एक दौर था, कहते थे होम वेयर इज़ मोम, या फिर इस तरह होता था कि ही और शी इज़ माई होम। मतलब आप एसोसिएट ही किसी इंसान से करते थे, किसी ताल्लुक से करते थे। वो एक चीज़ बदलती जा रही है, अब टेम्पररी हर चीज़ हो गई है, मोबाइल फ़ोन में आप लगे हुए हैं। और वही वाली बात है ना कि शायद हम आखिरी जनरेशन है जहाँ माएँ भी सादा हैं, टेक्नोलॉजी को इतना समझ नहीं पाती हैं। अदरवाइज़ तो आने वाले दिनों में माएँ भी डिजिटल दौर में दाखिल हो चुकी हुई हैं। 55% एंग्जाइटी जो है वो सोशल मीडिया
पोस्ट की वजह से पोस्ट होती की है। वजह से है। आपने अच्छी चीज़ खाई, आपने पोस्ट कर दिया, आपने कॉफ़ी पी, आपने पोस्ट कर दिया, आपने इंस्टाग्राम पे लगा दिया, आप कहीं गए उसकी पिक्चर्स लगा दी। और कुछ लोग तो ऐसे फ़नकार होते हैं, वो घर बैठे होते हैं, पिक्चर्स वो नारानगी लगा रहे होते हैं। तो वो एक सेंस ऑफ डेप्रीवेशन आ जाती है, एहसास कमतरी आ जाता है उसके सारे फ्रेंड्स के सर्कल में कि यार ये रोज़ ही कहीं बैठा होता है, ये रोज़ ही कहीं गई होती है, ये देखो कहाँ पे फिर रही है पूरी फैमिली। अब वो पीछे कार किसी और की है और सामने खड़े होके आप लाइक्स दे रहे हैं और वो कूल आप लग रहे हैं। अगला कहता है यार कल तक तो इसके पास 70 सीसी मोटर बाइक बिल्कुल थी, ऐसे ही। आज इसके पास कार आ गई, कैसे इसने क्या किया। तो वो एक रेस सी लगी रेस हुई है सी लग जिसमें गई है। हर एक को हम प्रूव करना चाहते हैं कि वी आर द बेस्ट। वी आर द बेस्ट। वो कंपटीशन ने, वो इस नुमाइश और नमूद ने, ये सोशल मीडिया ने चीज़ों को इतना एग्रीवेट कर दिया कि 50% एंग्जाइटी का बाइस यही है। यही है और हम एक रैट रेस में लगे हैं। बहुत शुक्रिया गौहर साहब आपके वक्त का, बड़ी खूबसूरत आपने बातें की हैं और हमें सोचने की ज़रूरत है मुआशरे में क्या हमारे रुझानात बदलते जा रहे हैं। कहाँ एक दौर था जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, नाना नानी का प्यार या दादा दादी का प्यार और पेरेंट्स जो है वो टेक केयर कर रहे हैं, घर से तरबियत चल रही है, ग्रूमिंग चल रही है, एक एज तक घर भी उस तरह से बच्चे को ट्रेन करता है, तरबियत देता है, फिर तालीमी निज़ाम होता है, वो इंसान को बनाता है, हमारे मुआशरती रवैये बनाता है, वो एथिक्स सिखाता है, ग्रूम करके एक काबिल इंसान बनाता है। इसीलिए तो हम देख रहे हैं उस तरह से काबिल बच्चे भी नहीं रहे, नौजवान जो हैं वो कहीं ना कहीं भटके हुए हैं, ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं, सोशल मीडिया पर इतने ज़्यादा फॉलोअर्स और ट्रेंड्स की रेस में हम दूसरे के लाइफस्टाइल से तो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं लेकिन अपनी ज़िंदगियों को नहीं देख रहे हैं। तो कैमरे पर खुश नज़र आने के बजाय असल ज़िंदगी में अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपनी फैमिली को टाइम दें, अपनों को टाइम दें, क्योंकि रिश्ते जो हैं वो टाइम देने से ही खूबसूरत होते हैं, लगाव बढ़ता है, प्यार बढ़ता है। तो इस बारे में ज़रूर सोचिए। और आज की आज मैं तो यही कहूँगी कि मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया को साइड पर रखकर आज आप अगर फैमिली डे को सेलिब्रेट करते हैं, कहीं जाते हैं, आउटिंग करें, खाएं, अपनी माँ को टाइम दें, अपने पेरेंट्स को टाइम दें, अपने बहन भाइयों को टाइम दें और उनसे प्यार से जब बात करेंगे यकीनी तौर पर वहाँ से भी प्यार का इजहार आएगा। और ये तरबियत आपने खुद करनी है, ये नहीं है कि पेरेंट्स नहीं सिखा पा रहे हैं। आजकल के बच्चे हर चीज़ सीख रहे हैं सोशल मीडिया से, तो ख़ास तौर पर ये भी सीखने की ज़रूरत है। अगर आप बेसुकून हैं, आप एंजाइटी का शिकार हैं, आप स्ट्रेस में हैं, तो अपने प्यारों के पास बैठेंगे तो वाकई वो स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा और आप खुशी भी महसूस करेंगे। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं और कुछ सेहत की बात कर लेते हैं। एक पुरानी कहावत है कि सुबह का नाश्ता जी बादशाहों की तरह करो, दोपहर का खाना वजीरों की तरह और रात का फ़कीरों की तरह। लेकिन आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में हमारा हाल ये है कि या तो हम नाश्ता करते ही नहीं और अगर करते हैं तो थोड़ा बहुत करके बस चलते फिरते एक कप चाय का पी लिया, कॉफ़ी का पी लिया। अब मौसम बदल रहा है, कभी पंखा चलता है, कभी कंबल की ज़रूरत पड़ती है और बारिश भी हो रही है, ओले भी पड़ रहे हैं, मई का महीना है। ऐसे में मैदा जो है वो बड़ा हसास हो जाता है और अक्सर माएँ परेशान रहती है कि बच्चे स्कूल जाते हुए कुछ खाते नहीं हैं और बुज़ुर्गों को क्या खाना चाहिए नाश्ते में और जवानों के हाजमे पर जो चीज़ भारी ना हो, ऐसा भी कुछ नाश्ता हो, तो हम कंफ्यूज ही रहते हैं नाश्ता ऐसा क्या करें। तो हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर तिब हकीम हाफिज़ फरहान हनीफ, उनसे जान लेते हैं कि परफेक्ट ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए जो हमारी पूरे दिन की एनर्जी को भी मेंटेन रखे और हमें ताकत भी दे और हमारे जुज़्व बदन भी बने। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और ये जो कन्फ्यूजन है कि नाश्ता क्या करना चाहिए, मौसम बदलता है, अभी तो सर्दी गर्मी का भी एहसास कुछ पता नहीं चल रहा, मई का महीने में बारिशें भी हो रही हैं और फिर तपती धूप भी निकल आती है, फिर कभी खाने को दिल करता है और कभी नहीं करता। तो ये जो ना खाने को दिल करता है सुबह में, इसका पहले तो हल बताएं। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। जो नाश्ते के वाले से आपने बात की, तो आजकल के दौर में देखा जाए तो बहुत सारे लोग तो नाश्ता करते ही नहीं हैं जी, और जो करते हैं वो भी भागते हुए थोड़ा सा खाना खाया। जी, इतना जदीद और तेज़ दौर आ गया है। तेज दौर आ चुका है। तो सबसे पहली बात, जो लोग नाश्ता नहीं करते उनका अक्सर ब्लड प्रेशर लो रहता है, कमज़ोरी, नकाहत, सुस्ती, काहली। जब आप दिन का आगाज़ ही अच्छा नहीं करेंगे, अभी भी आप हमारे बाउजदाद को भी देखें और अभी जो अब आप कभी किसी गांव में चले जाए ना, सुबह नमाज के बाद सबसे पहला काम नाश्ता होता है, ये तो बात है। और दोपहर के बाद खाना और रात का खाना भी उन्होंने जो भी खाना ना, थोड़ा सा खाना और मगरिब टाइम खा लेना है।
और अगर आप तरक्की याफ्ता ममालिक में देखें तो वो भी लोग सुबह का यही नाश्ता कल्चर है। अर्ली करते हैं, शाम का खाना 5-6 बजे खा लेते हैं। खा लेते यहाँ पे नाश्ता कौन सा करना चाहिए, हमें भूख क्यों नहीं लगती, नाश्ता करने को क्यों दिल नहीं करता। हम एक तो रात का खाना बहुत लेट हैं, खाते लेट हैं खाते हैं और मुरगन अग़िज़ा होटलिंग बहुत करते हैं, फिर बीमार रहते हैं। जी। तो अगर हम अपने नाश्ते को टाइम पे करना, जो आपने बड़ी ज़बरदस्त कहावत कही कि पहला जो सिस्टम था ना, सुबह का नाश्ता बादशाहों वाला, दोपहर का वज़ीरों वाला, रात का फ़कीरों वाला। अब बादशाहों वाला तो वही खाएगा ना जिसने वर्किंग करनी है, पहले लोग मेहनत करते थे। आज अगर आप हैवी नाश्ता जिसने बैठ के काम करना, आप या सोशल फिर मीडिया हाँ में सब सुबह उठते भी थे, बादशाहों वाला तो नाश्ता तब होगा जब सुबह सुबह उठेंगे। उठेंगे। अब एक बंदा लेट उठे, जी। उठते उसने जाके सीट पे बैठना है, तो उससे तो इतना हैवी नाश्ता नहीं करना चाहिए। अब नाश्ते में कौन सी ऐसी चीजें करें, ये तो आपको सिलेक्ट करना है। आपके ठीक है। मिजाज के अंदर गर्मी है, आपका दिल नहीं करता नाश्ता जी, जी। करने के, तो आप फिर क्या करेंगे। फिर आपके लिए सबसे बेहतरीन नाश्ता, पहले तो आप अगर इस मौसम में है तो इमली, आलू बुखारा और ज़रिश्क, ज़रूर। ये रात को भिगो दें, सुबह मसल के पुन के इसका पानी पिया जाए। इससे क्या होगा, भूख लगना शुरू हो जाएगी। ओके। ऐसे बच्चे जिनको भूख लगती नहीं है, माएँ परेशान है, नाश्ता करते ही नहीं है, जी। उन्हें आप पहले एक एक गिलास ये पिलाएं। जब ये पी लें, थोड़ी देर के बाद उन्हें आप दही खिला सकते हैं, ठीक है। दलिया जौ खिला सकते दलिया हैं, जौ। कस्टर्ड खिला सकते हैं, सवैयाँ खिला सकते हैं, सागुदाना। ये ऐसी चीज़ें थी जो माएँ हमें खिलाती थी। खिलाती रात को रोटी बच गई, उसे बारीक करके दही में डाल के दे दें, या चूरियां भी जो बना चूरी बना के दे जी। दें। तो इस तरह नाश्ते में ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अफादियत वाली। अगर मौसम गर्मा है, उसमें आप एग, 2 एग। अब एग क्या है, आँखों की तकवीयत के लिए, कुव्वत के लिए, पट्ठों की ताकत के लिए प्रोटीन इसमें है, कैल्शियम है, फास्फोरस है। अब ये सारी चीज़ में इसके अंदर है, सारी चीज़ें, तो ये बेहतरीन नाश्ता है। जी। लेकिन जैसे ही गर्मी आती है, ऐसे अफराद जिनके अंदर गर्मी ज़्यादा होती है, उन्हें ये नुकसान दे देता है। जी। अब मैं आज आपको ना जो नाश्ता बताने लगा हूँ ना, जो तिब की रोशनी में आजकल करना चाहिए, जो ठीक है। सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। वो नाश्ता जो बनता है उसमें आप क्या करें, ये दलिया जौ है। दलिया जौ। दलिया जो आप बनाएं, इसमें आप बादाम की गिरी डाल लें, मेवा डालें। इसके बनाने का तरीका है 45 मिनट तक इसे उबालें, नरम हो जाएगा। उसके बाद इसमें बादाम की गिरी, मेवा, उसके बाद इसमें काजू, पिस्ता, अखरोट, खजूर, ये थोड़े थोड़े नट्स भी आप डाल लें। डाल के ये बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा शहद मिलाएं और शहद नाश्ता मिक्स कर लें। सबसे बेहतरीन नाश्ता जो बोझ भी नहीं पैदा करेगा, और एंजाइटी के पेशेंट के लिए, डिप्रेशन के पेशेंट के लिए, एच पाइलोरी के लिए, सोजिश के लिए, ऐसे अफराद जिनका स्टमक वर्किंग ही नहीं कर रहा, परेशान है, गट का इशू रहता ही रहता है, स्टूल सही नहीं आता, ये नाश्ता करना शुरू कर दें। उसके बाद ऐसे नौजवान बेटे बेटियां जो चाहते हैं हम ऐसा नाश्ता करें, गर्मी भी ना बढ़े जिगर में और हमारी तबीयत भी ठीक रहे, या जिम करना चाहते हैं, फिटनेस लेवल अच्छा रहे, चेहरा सुर्ख हो, और हर किसी को पता हो ना हमारा कलर बड़ा जबरदस्त हो जाए, जबरदस्त हो, ठीक है, फेस पे और रौनक साथ हो। हमारे बाल भी, आईज भी, और पुरकशिश चेहरा। अगर आप चाहते हैं ना पुरकशिश चेहरे वाला, तो वो ये नाश्ता करें। उसमें क्या करेंगे, 5 अदद खजूर ले लें। ठीक है। 5 अदद खजूर के बाद 3 अदद फुल मखाने। फूल मखाने। अब खजूर आपको पता बेहतरीन सोर्स है खून की कमी को पूरा करने ठीक के लिए। है। कमर दर्द के लिए, पट्ठों के लिए बेहतरीन। उसके बाद इंजीर 1 अदद। ठीक है। इंजीर के बाद आप सौगी ले लें, जिसे मेवा कहते हैं। मेवा। उसके बाद बादाम की गिरी, ये दोनों ले लें 11-11 अदद। ठीक है। उसके बाद आपने लेने हैं 4 मगज, चारों मगज। ठीक है। आधा चम्मच तिल सफ़ेद, आधा चम्मच खशखाश, खशखाश। 1 चम्मच पंपकिन सीड, आधा चम्मच। ठीक है। अब ये सारी चीज़ें लेके ना आप एक जार लें, मग लें, उसके अंदर ना आप भगो दें। ठीक है। अब इसको आपने क्या करना, सुबह के टाइम उठ के आपने इसको ऐसे सिर्फ बादाम की गिरी को छील लें और खजूर की गुठली निकाल दें। ठीक। अब इसको आपने क्या करना, ग्राइंड करना है। ठीक है। ग्राइंड करके ये नबीज बन जाएगा, स्मूदी सी जैसे हम बना के बेहतरीन। पीते हैं। इससे सही। आप पी लें, यकीन करें आपको एक तो दोपहर तक भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगे। दूसरा इतना अच्छा नाश्ता है। अब इसमें हर चीज़ आती है, सप्लीमेंट्स जो हम ले रहे होते टोटल हैं, वो सब आपको कुछ पूरा बाहर से कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। इतने महंगे महंगे आप ये बनाएं, यकीन करें। अगर आप किसी के पास पैसे कम है, 2-4 चीज़ें ले ले, थोड़ी डाल ले, थोड़ी डालें। लेकिन ये नाश्ता आजकल के मौसम में अगर आप अपने आप को फिटनेस लेवल के ऊपर पूरा रखना चाहते हैं तो ये नाश्ता सबसे बेहतरीन है। सही। उसके बाद एक और तिब की रोशनी में नाश्ता है, आप ये मुरब्बाजात लें। 4 किस्म के मुरब्बे, 4 किस्म। मुरब्बा बही है, ठीक है। मुरब्बा गाजर है, मुरब्बा सेब है, सेब है। और
मुरब्बा आमला है, ठीक है। सारे मुरब्बे लेके इनको कूट लें। पहले मैंने एक दफ़ा यहाँ पे तरीका भी बताया था, जी, जी। कूट के उसके बाद इसमें चांदी के वर्क थोड़े से मिला लें, सब्ज़ इलायची कूट के वो थोड़ी सी मिला लें। अब ये सारी चीज़ें आप थोड़ी सी ज़रिश्क मिला लें, ये आपका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक ना माजून बन जाएगा। ठीक है, इसको आप 1 चम्मच सिर्फ बड़ा वाला खाएं, साथ दूध का 1 गिलास पी लें। ऐसे अफराद जो कहते हैं हमारी थकन नहीं जाती, ब्लड प्रेशर लो रहता है, दिल की धड़कन तेज रहती है, घबराहट बेचैनी के लिए इससे अच्छा नाश्ता नहीं है। फिर उसके बाद कुछ लोग कहते हैं जी हमारे पास इतने हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे अफराद जिनके अंदर गर्मी बहुत ज्यादा है जी, तरबूज का मौसम आ गया, तरबूज सस्ता भी है, तरबूज सुबह के टाइम तरबूज खाएं, लेकिन तरबूज के साथ थोड़ी सी खजूर जरूर ऐड करें। क्यों? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मिजाज तरबूज का बहुत ठंडा है, उसके साथ खजूर शामिल हो जाएगी तो मोतदिल हो जाएगा, और ये क्या करेगा फिर खून की पैदावार भी बढ़ाएगा। ऐसे अफराद जिनको यूरिन जल के आता है और उसके बाद गर्मी की वजह से भूख नहीं लगती, कमजोरी निकाहत बहुत ज्यादा, नींद अच्छी नहीं आती, तो उसके लिए तरबूज का इस्तेमाल बेहतरीन है, वो इस्तेमाल किया जाए। फिर फालसा आ जाता है, फालसे का पानी बना के पिया जाए, बेहतरीन नाश्ता है। इस तरह हम नाश्ते में मतलब खाली पेट अगर फालसे का जूस पी लें तो वो प्रॉब्लम कोई मसला नहीं, ठीक है। सिर्फ अब हम क्या करते हैं, अब सागुदाना केला देखा जाए तो सागुदाना बच्चों की नशोनुमा के लिए, बच्चों के कद के लिए, कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए बेहतरीन नाश्ता है। और ऐसे बूढ़े अफराद या जवान अफराद जिनके अंदर कमजोरी खत्म नहीं होती, सिर्फ सागुदाने का नाश्ता करना शुरू कर दें। ऐसे अफराद जो थोड़ा सा जिस्म को बढ़ाना चाहते हैं वो सागुदाने का नाश्ता शुरू कर दें। अब ये ऐसी चीजें जो हमारे आबाओ अजदाद से चलती आ रही थी, हमने उसे छोड़ के क्या किया, हम अब देखिए मौसम चल रहा है, अब दही इतना जबरदस्त नाश्ता है, सुबह के टाइम जो लोग दही खाते हैं उनके बारे में मशहूर है ना, वो जल्दी बूढ़े नहीं होते। रात को नहीं खाना चाहिए लेकिन सुबह नाश्ते में दही। लेकिन ऐसे अफराद ये चीजें मत खाएं जिनको बलगम रेशा नज़ला जुकाम है, वो दही का इस्तेमाल ना करें। लस्सी है, आज भी गांव में जाएं तो लस्सी, मीठी लस्सी या नमकीन लस्सी सुबह नाश्ते में पी जाती है। अब हम क्या करते हैं, आजकल का नाश्ता चाय पराठा या फ्रेंच टोस्ट ले लिया या कोई कॉफी का कप पी लिया। अब ये सारी चीजें ड्राई है। ऐसे अफराद जिनके पहले चेहरे के ऊपर पिंपल्स है, ऐसे अफराद जिनका पहले गर्मी बहुत ज्यादा है, उनको पहले ही भूख कम लगती है, अब पहले ही नींद कम आती है, अगर वो कॉफी पियेंगे चाय पियेंगे तो इसके नुकसानात इतने, कैफीन जाएगी। कॉफी और चाय सुबह के टाइम पे पीना इंतहाई मुज़र है। और आजकल जो एंजाइटी, डिप्रेशन, खौफ का पेशेंट है, एच पाइलोरी का पेशेंट है या IBS का पेशेंट है, आंतों की इन्फेक्शन का, तो इसमें समझ ले कि वो लाजमी तौर पे या चाय पी रहा है या कॉफी पी रहा है। साहब अब तो रुझान बढ़ चुका है, बेड टी वो आई और बस आपने निहार मुंह पहला पीते ही आप जब तक वो कहते हैं सिप नाना ले लें हमें होश ही नहीं आती है। तो आपको पता है एडिक्शन कितना है, अगर वो चाय ना मिले वो सर फाड़ने पे आ जाते हैं। क्यों? नशा लग चुका है। तो ऐसी चीज जिससे जो आपको एडिक्शन पैदा करे, इससे आप इज्तनाब करें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। तो इसलिए नाश्ते में आज तो यकीन करें, बाज़ औक़ात हम खुद हैरान होते हैं, क्योंकि हमारा स्टोर भी है साथ, मतलब के साथ ही, तो कई दफ़ा मुझे इत्तेफाक हुआ, मैं स्टोर पे सुबह बैठता था, माएँ बड़े शौक से, माँ बाप फ़ख्र से, अगर एक ने बोतल लेके दी है ना कि ब्लैक कलर की, दूसरा कहेगा मेरे बेटे को रेड लेके दो, इसको रेड दें। और जो स्नैक्स हैं, बिस्किट्स हैं, इस तरह की चीज़ें सुबह बढ़ चढ़ कर इवन यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियां हैं, हम अक्सर देखते हैं कि वो चिप्स और जूस, बस यही नाश्ता होता है। फिर होता क्या है, पता चलता जी बच्चा जो है वो स्कूल में बेहोश हो गया। अब जिसको फिर किडनी का मरीज आजकल इतना ज्यादा, उसकी वजह क्या है, आप जब काले सफेद और रेड कलर के पानी पिलाएंगे सुबह सुबह तो फिर आपके गुर्दे ही खराब होंगे। आज बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, कभी सुना ही नहीं था, छोटे बच्चों को भी क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ता है, उनके भी गुर्दे वाश होते हैं। आज देखिए कितना मरीज, और हम बड़ी खुशी से बच्चे को पिला के ना कोल्ड ड्रिंक, कहते हैं देखें जी हमारा बच्चा बड़े शौक से पीता है। यकीन करें ऐसा लाड प्यार बच्चों के साथ बिल्कुल ना करें। और बिल्कुल सुबह ना दें, स्नैक्स ना दें, बिस्किट ना दें, मैदे वाली चीजें ना दें, बल्कि मैं कहूँगा ब्रेड भी मैदे से बनती है, ब्रेड से भी बचें। आप नेचुरल चीजें दें, इंशाल्लाह आपके बच्चे सेहतमंद भी रहेंगे और फिट भी रहेंगे। सही, और हेल्दी नाश्ता करेंगे तो फिट भी रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे। बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपके वक्त का। और वाकई हम बहुत सारी गलतियां कर रहे होते हैं, दिन का आगाज़ ही एक गलत अंदाज में करेंगे तो पूरा दिन फिर कैसे सर्वाइव करेंगे। अगर नाश्ता ही आपने कुछ इस तरह का किया जो आपको बचा के नहीं रख सकता, फिर आपके BP लो होंगे, आप बेहोश होंगे और आपको एंजाइटी भी होगी, स्ट्रेस भी होगा। तो खुदारा अपने पर रहम करें, अच्छा और हेल्दी नाश्ता करें और बच्चों को भी हेल्दी नाश्ता करवाएं। और हकीम साहब ने इतनी ऑप्शंस बता दी हैं, ये सारा कुछ आप आज ही बाय करें और अपने
नाश्ते को बदलें, अपनी रूटीन को बदलें और रात में टाइम से अगर आपने खा लिया ना तो सुबह नाश्ता करने को दिल भी करेगा। तो अपनी रूटीन को ठीक करें। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और क्या आपने कभी गौर किया है कि कुरान पाक की सूरतुल अंबिया की आयत जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि अल्लाह ताला ने हर ज़िंदा चीज़ को पानी से पैदा किया और इसमें कितना गहरा राज छुपा है, आज इस पर बात करेंगे। और पानी कुदरत का वो तोहफ़ा है जो अगर बादल बनकर बरसे तो रहमत है, लेकिन अगर यही पानी हद से बढ़ जाए तो कौम नूह की तरह पूरी बस्ती मिटा देता है। यही पानी हज़रत मूसा के लिए रास्ता बनाता है और इसी दरिया की लहरें जो हैं वो फ़िरौन को हमेशा के लिए तारीख़ का निशान इबरत बना देती हैं। आज दुनिया एक तरफ पानी की कमी का शिकार है तो दूसरी तरफ हम देखते हैं सैलाब, तूफ़ान और मौसमी तबाहकारियाँ भी बढ़ती चली जा रही हैं। आज हम सिर्फ पानी की साइंसी अहमियत पर नहीं बल्कि इसकी रूहानी ताकत पर भी बात करेंगे जो ज़िंदगी भी है और आजमाइश भी है। हमारे साथ मौजूद है मारूफ मजहबी स्कॉलर अली वकार कादरी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं, सबसे पहले तो सूरतुल अंबिया की बात करें तो आयत के बारे में है जिसमें फरमाया गया है कि हर जिंदा चीज़ पानी से पैदा की गई है। इस आयत का रूहानी और साइंसी पैगाम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस कायनात की बुनियाद हैं, बायस बनी। उन बुनियादों में से एक बुनियाद है पानी। ठीक है। देखिए, पानी कायनात की बुनियाद भी है, पानी हयात की बुनियाद भी है। पानी जो है ये हयात को एक दफ़ा हासिल करने के बाद हयात को बाकी रखने की भी वजह पानी ही है। और फिर पानी जो है ये नेमत भी है, फिर ये आजमाइश भी है, और फिर ये अल्टीमेटली बाज़ औक़ात अज़ाब भी बन जाता है। कुरान मजीद में ऐसी 3 बस्तियों का, 3 कौमों का बराह रास्त ज़िक्र है जिनके अज़ाब की वजह पानी बना। ये जिनको पानी के ज़रिए अज़ाब आया, ये जिनको पानी के किसी इवेंट की वजह से अज़ाब आया। उसमें सबसे पहला आपने जिस तरह जिक्र किया कौम नूह है, मशहूर है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने आसमान के दरवाज़ों को खोल दिया, नीचे से ज़मीन समंदरों ने पानी उगला और ऊपर से आसमान ने पानी उगला, नीचे फेंका और पूरी की पूरी कौम तबाह हो गई उस पानी के अंदर। और बचे सिर्फ वो जिनको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती में सवार कर लिया। और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब ये वाक़यात हमारे लिए महज़ वाक़यात नहीं है ना, हमें आज भी इनसे सीखने की ज़रूरत है। तो हुज़ूर ने फरमाया कि मेरी अहले बैत की मोहब्बत नूह की कश्ती की तरह है। उम्मत में हर कोई तबाह हो जाएगा मगर वो बच गए जो नूह की कश्ती पर चढ़े। इधर वो बच जाएंगे जो मेरी आल से मोहब्बत करते रहे। दूसरी कौम जिसका जिक्र आता है वो बनी इसराइल है। बनी इसराइल पर पानी का अज़ाब 2 तरह से आया। ठीक है, एक तो पानी का अज़ाब बनी इसराइल पर यह आया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मौजज़ा दिखाया जिस पर वो बड़े इतराते थे अपनी नेमतों पर, और अपना असा मारा तो वो जो दरियाए नील था वो सारा खून बन गया, पूरा दरिया खून बन गया। तो उनके लिए ना पानी पीने का रहा, ना जानवरों के लिए, ना फसलों के लिए, मरने लग गए। हत्ता कि वो फ़िरौन हज़रत मूसा की बारगाह में आके कहता था कि आप ये अज़ाब उठा ले, मैं पलट आऊँगा वापस अपनी सरकशी से। वो हो गया, अज़ाब उठ गया, लेकिन वो वापस नहीं पलटा। फिर उसके बाद दूसरा जो उनके साथ वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के साथ हुआ वो ये हुआ, जब हज़रत मूसा बनी इसराइल को लेकर वादी फ़िरौन से लेकर निकल रहे थे वादी तिया की तरफ, तो रस्ते में दरिया था बहुत बड़ा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मारा, अल्लाह ताला ने उसमें 2 रस्ते बना दिए, कौम मूसा गुज़र गई। लेकिन उसी रस्ते से जब बनी इसराइल अपना जो सरकश थे बनी इसराइल के फ़िरौन के साथ गुज़र रहे थे तो वो पानी का रास्ता वापस मिल गया। ठीक है। और तबाह हो। तो ये तीसरा अज़ाब था जो पानी के हवाले से आया। फिर कुरान मजीद में एक चौथा अज़ाब है जो पानी की वजह से आया, पानी से नहीं आया, पानी की वजह, वो है कौम सालेह की। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के बड़े अपना जो सरकश लोग थे वो हज़रत सालेह का इनकार करते थे। उन्होंने एक अजीब व गरीब शर्त रखी। एक दफ़ा इकट्ठे बैठे थे, उन्होंने कहा अच्छा सालेह तुझे नबी तब मानेंगे कि ये जो सामने पहाड़ी है इसका सीना चीरे, इसके अंदर से एक ऊँटनी निकले, वो ऊँटनी हामिला हो, दूध देती हो, उसके अंदर ये खसूसियत हो, ये हो। हज़रत सालेह ने फरमाया अगर वो आ जाए तो क्या तुम मान लोगे? कहते मान ले। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, उसी सिफ़ात की ऊँटनी वहाँ से निकल आई। इसके बावजूद चंद एक ईमान लाए, बाकी ईमान नहीं लाए। अब इख्तलाफ कहाँ पर हुआ? तनाज़े ये बना कि उनका एक था कुआँ था बहुत बड़ा, जहाँ से पूरी कौम सालेह अलैहिस्सलाम की पानी पीती। जी। अब ये ऊँटनी उन्हीं की दरख्वास्त पे आई
अल्लाह का मौजज़ा था, नाकतुल्लाह थी। तो लिहाजा वो इतनी जानदार थी कि जिस दिन वो पानी पीती दूसरों के लिए पानी नहीं बचता था। एक दिन पूरी कौम पानी पीती और एक दिन वो ऊँटनी अकेला पानी पीती। तो इस पर तनाज़ा हो गया कि जिस दिन ये पानी पीती है उस दिन हमारे मवेशी, हमारे जानवर और हम खुद पानी नहीं पी सकते। हालांकि अल्लाह ताला ने अल्टरनेट दिया कि जिस दिन वो ऊँटनी पानी पीती थी उस दिन उस ऊँटनी दूध इतना देती थी कि पूरी कौम के लिए वो काफ़ी हो जाता। मगर तनाज़ा बना, पानी पीने की वजह से तनाज़ा बना। उन लोगों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को काट दिया, उसको शहीद कर दिया, कौंचे काट दी और उसको हलाक कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, हज़रत सालेह ने कहा 3 दिन के अंदर तुम पर अज़ाब आएगा। पहले दिन उनके चेहरे जर्द हुए, दूसरे दिन सुर्ख हुए और तीसरे दिन स्याह हो गए। और फिर एक ऐसी चीख आई, वो इतनी हौलनाक थी कि कुतब में लिखा हुआ है कि वो चीख सुन के उनके जिगर नहीं होते, जिगर फट गए। इतनी हौलनाक, यानी उनके जिस्म के पुर्जे पुर्जे उड़ गए उस चीख से। इतनी ज़ोरदार चीख थी आसमानों से जो आई। तो ये था कौमों का पस मंज़र जो हमारा था। अब दूसरा हिस्सा ये आता है कि ये बुकाए हयात है और तीसरा फिर हम इसका क़यामत के करीब इसका वाक़या बयान करें। अच्छा, बुकाए हयात पानी इस तरह है, अल्लाह ताला ने फरमाया, जिस तरह भी आपने आयत भी इशारा किया सूरह अंबिया की, वअजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्यिन, हमने हर हई शय यानी जिंदा शय को, लिविंग ऑर्गन, ये पानी की बुनियाद पर कायम किया। अल्लाह चाहता तो किसी और शय को भी ये शर्फ दे सकता था, वो मोहताज नहीं है कि पानी की बुनियाद पर ये ज़िंदगी करे, मगर उसका इंतखाब यह है कि उसने पहले पानी को हयात बख्श बनाया, फिर वो हयात बख्श पानी के ज़रिए हर शय को हयात बख्श। अब देखें ये जो आयत है कितनी सच्ची आयत है कि हर चीज़, इंसान लिविंग ऑर्गन है, लिविंग एनिमल है, इंसान पानी के बगैर नहीं चल सकता, जानवर पानी के बगैर नहीं चल सकते, फसलें पानी के बगैर पैदा नहीं हो सकती, सब्जियां, फूल, फल पानी के बगैर, दरख्त कुछ भी पैदा नहीं हो सकते। आप ज़रा गौर कीजिए, जानवर पानी के बगैर मर जाएंगे तो खाएंगे क्या? फसलें पानी के बगैर होंगी नहीं तो खाएंगे क्या? पानी नहीं आएगा तो ज़मीन सूख कर फट जाएगी, तो चलेंगे कैसे? यानी पूरा सा पूरा सर्कल पानी के अंदर अल्लाह ताला ने जोड़ के रख दिया। फिर इस पानी की अल्लाह ताला ने इसकी तफसीलात भी बयान की कि कई पानी फरमाया, वहुवल्लज़ी खालका मिनल माइ बशर, पहले तो कहा ना हर जिंदा शय को, फिर ख़ास तौर पे कहा इंसान बशर, हमने तुझको भी पानी से पैदा किया। फिर आगे पानी की किस्में बताई, सुम्मा जअल नस्लहु मिन सुलालतिन मिन माइन महीन, हमने एक हकीर पानी के कतरे से तुझे पैदा किया। समझ आइए। फिर उसके बाद आगे जाके बताया, इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन, हमने तुझे एक नुतफे जैसे पानी के कतरे से पैदा किया ताकि हम तुझे आजमाएं कि तू क्या करता है। तो गोया इंसान की तख्लीक बिल अमूम भी बयान कर दी और उसके निजी स्टेप्स भी बयान कर दिए और बताया कि ये सब पानी पर खड़ा तो है। वकार साहब, जितने भी आपने तारीख़ी वाक़यात बताए हैं, पानी पाकीज़गी भी है, रहमत भी है, ज़हमत भी है, जज़ा और सज़ा, ये भी हमने सब देखा। तो आज के मंजरनामे में इन तमाम वाक़यात से क्या सीखने की ज़रूरत है? और हम देख भी रहे हैं कहत साली भी कहीं है, कहीं बहुत तूफ़ान है, बारिश आती तो बहुत आती है, नहीं आती तो खुश्की हो जाती है। अब ये देखें ना, इस हवाले से ये एक हदीस पाक मैं आपको सुनाता हूँ, तिरमिज़ी की हदीस है। जी जी। हज़रत अली और हज़रत अबू हुरैरा दोनों ने रिवायत किया। हुज़ूर ने फरमाया, आप गौर सुनते जाइए कि जिस तरह आपने सवाल किया ना, आज के माशरे में क्या हो रहा है, पहले हदीस ने पूरा नक्शा खींचा और फिर बताया। फरमाया, जब गनीमत के माल को हाथों हाथ लूटा जाए, गनीमत का माल सरकारी माल समझ लें आज के दौर में, जिसको हाथों हाथ लूटा जाए, अमानत को गनीमत समझा जाए, ये जो हम टैक्स देते हैं ये अमानत है, लेकिन इसको माल गनीमत के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, ज़कात को तावान और बोझ समझा जाए, ठीक है, तालीम हासिल करने में दीन के मकसद को पसे पुश रख दिया जाए, यानी कोई पढ़ रहा है तो दीन की तालीम पसे पुश जाए, खावंद अपनी बीवी का फर्मा बरदार होगा और अपनी माँ का नाफरमान हो जाए, बेटा अपने दोस्तों को करीब करे और अपने बाप को दूर करे, मस्जिदों में शोर व गुल होने लगे, कबीले का सरदार उस कबीले का सबसे फासिक और बदतरीन शख्स बन जाए, कौम का लीडर कौम का जलील तरीन शख्स बन जाए, किसी शख्स की इज्जत महफूज ना रहे, नाचने वाली गाने वालियाँ आम हो जाएं, शराबें आम पी जाएं, तो फरमा, और जो मौजूदा लोग हैं ये पिछले गुजरे हुए लोगों की गलतियाँ निकालें और उन पर तान करें। ये बयान करके एक फहरिस्त तो हुज़ूर ने फरमाया, फिर इंतज़ार करो उस अजाब का जो आंधी जलजलों सैलाबों के साथ जुड़ा हुआ होगा, ज़मीन को धंसा दिया जाएगा, शक्लों को मस कर दिया जाएगा, हत्ता के पत्थर भी बरसाए जा सकते हैं। तो गोया ये जो कुछ हो रहा है ये हमारे अपने अमाल का करना है।
अजाब की दोस्त और क़यामत के करीब ये सारी जी, बातें। क़यामत के करीब। और कुरान ने बयान किया वइज़ल बिहार फुज्जिरत, और दूसरी जगह वइज़ल बिहार सुज्जिरत, कि जब क़यामत करीब आएगी तो ये जो समंदरों की हद बंदी है ना, अल्लाह ये हदों को उठा लेगा और वो तबाही और बर्बादी मचा देंगे। हमने सुनामी में जापान में छोटा सा मुजाहरा देखा कि शहर के शहर सफास्ती से मिट गए, लेकिन यहाँ पर देखें कुरान कह रहा है कि हम उस समंदरों की हदों को उठा लेंगे। और हदीस ने वजाहत की कि ये पानी है तो नेमत, मगर जहमत उस वक्त बनता है जब माशरे में ये सब चीज़ें हों। और आज हम अपने माशरे में जुल्म भी देख रहे हैं, ज़्यादती भी देख रहे हैं, ज़कात और अपना जो सरकारी माल है उसकी ज़ाती माल की तरह इस्तेमाल भी देख रहे हैं, और अदल व इंसाफ का ख़ात्मा भी देख रहे हैं। तो ये सब कुछ, और फिर बेरारवी और बेहयाई, ये जो है सोशल मीडिया है और टिकटॉक है, इसने तो रहती कसरें निकाल के रख दी। हम तो फिर अच्छे थे जो गुजर गए हैं, जो अगली नस्लें हैं वो तो बड़ी मुश्किलात में हैं। और ये भी तो कहा जाता है ना, आगे आने वाली जंगें भी पानी पे होनी है, जिस तरह से पानी की किल्लत हो रही है, तो क्या सिचुएशन बनेगी मुस्तकबिल में? जी, अब ये सारी, अब देखें इस वक्त भी हम पाकिस्तान का पानी रुका हुआ है, ठीक है ना, और मामलात ख़राब हो रहे हैं। अब देखें एक तरफ अल्लाह ताला ने 70% के करीब पानी है ज़मीन पर जी, लेकिन जो काबिल इस्तेमाल पानी है वो कम है। अब हो ये रहा है कि जो काबिल इस्तेमाल पानी है मुस्तकबिल में उस पर जंगें होने वाली हैं, ठीक है, क्योंकि जाहिर है पानी बुका है, पानी के हयात है, पानी से ज़िंदगी है, पानी से खाना पीना है, पानी से जानवर फसलें हैं, और वो पानी जिससे ये सब कुछ है, वो पानी मतलब अब आपस की कशाइश, मुल्क आपस की हदबंदियों की बुनियाद पर एक दूसरे का हक मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल जंगों का बायस भी बनेगा। इसीलिए रसूल इस्लाम ने फरमाया कि अगर तुम वुज़ू करते हुए एक सहाबी को कहा कि हरगिज़ पानी ज़ाया ना करो, और वो वुज़ू पता है कहाँ कर रहा था? दरिया के किनारे। तो पूछा या रसूल अल्लाह क्या यहाँ भी बचत करनी है? फरमाया हाँ, यहाँ भी पानी की बचत हो, ठीक है। तो लिहाजा इसराफ सख्त हराम है। हम वो खोल देते हैं और टैब खोल के जनाब बैठे होते हैं, इधर बात हो रही है, इधर बात हो रही है, फिर पानी धो लिया, बात हो रही है और निकल रहा है। ये सख्त असराफ हराम है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए और उन लोगों को देखना चाहिए थर में जहाँ पीने का पानी दस्तयाब नहीं है, अंदरून सिंध के इलाके जहाँ पीने का साफ पानी लोग जोहड़ों के अंदर जानवरों के साथ जाके पीते हैं, तो हमें इस नेमत की कदर करनी चाहिए। तो तारीख में इस हवाले से क्या बताया गया है? क़यामत की निशानियों की भी हम बात कर रहे हैं, अब दरिया भी हम देख रहे हैं खुश्क होते जा रहे हैं, ये किस तरह से जुड़ता है? दरिया के खुश्क होने का ताल्लुक भी एक बड़े अहम वाक़े के साथ जुड़ता है, वो वाक़या याजूज माजूज का। हदीस के अंदर है कि जब याजूज माजूज निकलेंगे तो वो अब उनको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दीवार के अंदर कैद कर दिया। अब वो रोज़ाना उस दीवार को वो खुरचते हैं, ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, गिराने की, लेकिन वो गिरती नहीं है। और होता क्या है, जब वो गिरती नहीं है तो थोड़ी सी रह जाती है, शाम हो जाती है, उनका सरदार उनको कहता है वापस आ जाओ, कल दोबारा करेंगे। एक दिन उनका सरदार उनको कहेगा, अगले दिन जब वो आते हैं तो वो दीवार वापस उतनी मोटी हो चुकी होती है। एक दफ़ा उनका सरदार उनसे कहेगा कि वापस आ जाओ, इंशाअल्लाह कल हम इसको कर लेंगे। तो जिस दिन वो इंशाअल्लाह बोलेगा, उस दिन जब वो अगले दिन आएंगे तो दीवार उतनी ही होगी, वो उसको गिरा देंगे और फिर ज़मीन पर आ जाएंगे। और जब वो आएंगे तो उनके रास्ते में बहरिया तिबरिया आएगा, 10 मील लंबा एक दरिया होगा। 10 मील कितने होते हैं, ठीक है, यहाँ से आप मॉडल टाउन चलिए 10 मील, और ये ऐसे लोग होंगे जो आएंगे तो ज़मीन का वो बहरे तिबरिया को पी जाएंगे और बहरे तिबरिया खुश्क हो जाएगा। इनके गुजरने के पीछे एक लश्कर आएगा, वो कहेगा यहाँ तो समंदर था, वो कहाँ पर है? तो गोया ये समंदरों को पीते जाएंगे। तो एक ये भी रेलिवेंस इसका कुर्बे क़यामत के साथ आया है पानी का। और फिर उसके बाद ये है कि पानी यानी तबाही मचा दी जाएगी, समंदर जो पहाड़ हैं ये रुई के गालों की तरह उड़ जाएंगे, हर चीज़। सूरज जब ख़त्म हो जाएगा तो रोशनी का निज़ाम ही ख़त्म हो जाना, अंधेरा ही अंधेरा होगा। और अब हम देख भी रहे हैं ना, सिटी अगर किसी जगह चले जाएं, सिटी एरियाज़ में चले जाएं, स्टार्स उस तरह से अब नज़र नहीं आते हैं। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज पर इतनी बातें हो रही हैं और बारिशों के पैटर्न बदल रहे हैं, बिन मौसम भी बारिशें हो रही हैं। हाँ, अभी देखिए आप अप्रैल में जो आजकल मौसम होता है, कभी अप्रैल में हुआ था, या मई में जो मौसम है ये कभी मई में हुआ था, कभी ये मौसम नहीं होता। ये इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंजेस है और इसके अंदर पानी का बहुत बड़ा दखल है। पानी को मिसमैनेज किया जा रहा है, चूँकि आपकी जो हवाएं हैं, जो फिजाएं हैं, किस इलाके में किस तरह का मौसम रहना है, ये सारी समंदर और समंदर में चलने वाली हवाओं पर मुनहसर होता है सारा सर्कल। फिर इसके अंदर हम इंसान ने अपनी अक्ल से भी बहुत सारी खराबियां की। आपको पता है ये जो आर्टिफिशियल रेन का सिलसिला शुरू हुआ है पिछले चंद सालों से, अब वो क्या करते हैं, अब वो आर्टिफिशियल रेन करते हैं जिससे जो
एक्चुअल रेन सर्कल है, जो तभी नेचुरल रेन सर्कल है, वो जी। सारा का सारा डिस्टर्ब हुआ हुआ है। डिस्टर्ब हुआ तो लिहाजा जब आप फितरत के मद्दे मुखालिफ जाएंगे या फितरत से टकराएंगे तो फिर फितरत अपना रद्द अमल देती है। रद्द अमल देगी। और फिर हम देख भी रहे हैं जिस तरह से सोसाइटी में तब्दीलियाँ आ रही हैं, माशरती तब्दीलियाँ आ रही हैं, वो जी। उसका हम नुकसान भी उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और वाकई हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम पानी का कितना ज़या करते हैं। कहीं पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल है तो वो साफ़ नहीं है, पीने के काबिल नहीं है, और कहीं हम देखते हैं कि कहत साली हो रही है, पीने का पानी तक मैसर नहीं है, लोगों को भूख के लाले पड़े हुए हैं, प्यास से मर रहे हैं। लेकिन मुआशरती तौर पर हम देख नहीं रहे हैं कि किस तरह के अजाब और किस तरह की निशानियां हमें अभी मौजूदा हालात में नज़र भी आ रही हैं, लेकिन हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं, इस पर काम नहीं करते। क्लाइमेट चेंज का नाम दे देते हैं, माहौल की आलूदगी का नाम दे देते हैं, लेकिन अपने रवैये, अपने मुआशरती रवैये, अपनी अखलाकियात को बदलने के लिए हम तैयार नहीं हैं, जो कि हमें मज़हब ने बता दी हैं, सिखा दी हैं, तारीख़ी हवाले भी मिलते हैं, लेकिन सोचने की ज़रूरत है आज हम किस दहाने पर खड़े हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।